आइए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स में आई अमेंडमेंट्स की नवंबर 2022 एग्जामिनेशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं और बहुत सिंपल अमेंडमेंट्स हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा देखिए इनको कवर अप करने में, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो देखिए सबसे पहली जो अमेंडमेंट है वो हमारी सैलरी चैप्टर के अंदर है। सैलरी चैप्टर के अंदर देखिए आपने पढ़ा था कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, एम्प्लॉय के द्वारा और उसके ऊपर इंटरेस्ट, इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है। तो देखिए जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो एग्जेम्प्ट होता है अप टू 12%। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसके ऊपर हम डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं सेक्शन 80C के अंदर। और जो इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाता है इस पीएफ के ऊपर वो एग्जेम्प्ट होता है आपका 9.5% पर एनम के बेसिस पर। और अगर इससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो जितना भी एक्सेस पार्ट होता है वो टैक्सेबल होता है। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी थी। अब गवर्नमेंट ने यहां पर देखिए टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या कहा कि अगर किसी प्रीवियस ईयर में देखिए इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन एक्सीड करता है 2,50,000 रुपीज को, कब से? 1 अप्रैल 2021 या इसके बाद से, तो जितना एक्सेस कंट्रीब्यूशन होगा 2.5 लाख के ऊपर, उस पर जितना इंटरेस्ट अर्न किया है एम्प्लॉय ने उसके ऊपर एग्जेम्पशन जो आपको मिलती थी सेक्शन 10 वाली, जो आपने यहां पर देखी मेरे साथ, ये नहीं मिलेगी। मतलब सर अगर 9.5% या इससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है और कंट्रीब्यूशन हमारा 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो क्या टैक्सेबल होगा? जी हाँ, तब ये टैक्सेबल हो जाएगा। अगर कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए से कम है, किसका कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉय का, तब तो टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। लेकिन अगर ज्यादा है तो अराइज हो जाएगी। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये चीज हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 2,70,000 रुपए, किसके अंदर? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर। ठीक है, अब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2,70,000 है, तो हमने पढ़ा है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय सेम अमाउंट से देखिए कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो एम्प्लॉयर का भी कितना होगा? 2,70,000। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 5,40,000 रुपए। और इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है इनको 9% से। ठीक है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट बनता है पूरे साल का 48,600 रुपीज। और अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट यहां पर जो कंट्रीब्यूशन है वो 2.5 लाख से ज्यादा है, 2,70,000 रुपए। ठीक है, तो ये जो 48,600 रुपए का इंटरेस्ट कमाया गया है ये इस पूरे 5,40,000 रुपए पे कमाया है, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का हिस्सा है। अब अमेंडमेंट ने कह दिया है कि 2.5 लाख से जितना ज्यादा है, तो 2.5 लाख से कितना ज्यादा है? 20,000 रुपए। ठीक है, तो इस 20,000 रुपए पे जितना भी इंटरेस्ट कमाया गया होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हैंड पर। किस तरीके से निकालेंगे अब टैक्सेबल अमाउंट? 48,600 रुपीज का टोटल इंटरेस्ट कमाया 5,40,000 रुपए के कॉन्ट्रीब्यूशन पर, क्योंकि दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, और एक्सेस कितना है 2.5 लाख से? 20,000 रुपए। अब एक्सेस आपको जो देखना है वो सिर्फ एम्प्लॉय वाला पार्ट देखना है, एम्प्लॉयर वाला पार्ट नहीं देखना। ऐसा नहीं है कि आप यहां पर कहेंगे कि एम्प्लॉय का भी 20,000 ज्यादा है, एम्प्लॉयर का भी 20,000 ज्यादा है, टोटल 40,000 नहीं, सिर्फ एम्प्लॉय का 2.5 लाख से जितना ज्यादा है। तो 20,000 ज्यादा है, तो इस 20,000 रुपए के ऊपर आपने इंटरेस्ट निकाला, देखिए ये 1,800 रुपए। अब ये 1,800 रुपए एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा, ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा। ऑल्दो हमने पढ़ा था कि 9.5% पर एनम तक का अगर इंटरेस्ट है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन यहां पर देखिए इंटरेस्ट जो है वो 9% से दिया जा रहा है, लेकिन क्योंकि जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपका 2.5 लाख से ज्यादा है, इसीलिए यहां पर ये टैक्सेबल होगा। ये थी देखिए आपकी फर्स्ट अमेंडमेंट सैलरी चैप्टर में जो आई है इंटरेस्ट के ऊपर, अगर आप आरपीएफ के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। देखिए इसी के साथ साथ जैसे आपने यहाँ पर आरपीएफ के बारे में पढ़ा, सेम चीज बिल्कुल आपकी एप्लीकेबल होती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड के केस में भी। मतलब अगर पीपीएफ के अंदर भी आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो ये वाली जो यहाँ पर एग्जेम्पशन बताई गई थी वो विड्रॉ हो जाएगी अगर कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा है एम्प्लॉय का, और सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में 5 लाख। ठीक है, ये कब से एप्लीकेबल है? 1 अप्रैल 2021, मतलब इस दिन या इसके बाद से अगर कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा है। इसका मतलब सर अगर इससे पहले की सिचुएशन है, इससे पहले की सिचुएशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी कंट्रीब्यूशन था वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट रेट 9.5% पर एनम। ठीक है, ये तो बात हो गई जहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों आते हैं। सपोज कोई सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति है, मतलब खुद का अपना छोटा मोटा बिजनेस है उसको, और वो कंट्रीब्यूशन करता है आरपीएफ के अंदर। ठीक है, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने इस 2.5 लाख रुपए की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। पढ़ लेते हैं, देखिए इफ द कंट्रीब्यूशन बाय सच पर्सन ऑब्लिक एम्प्लॉय इज इन अ फंड इन विच देयर इज नो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं है, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कब नहीं होगा? जब एम्प्लॉयर नहीं है आपका। ठीक है ना, मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वहां पर 2.5 लाख की बजाय 5 लाख रुपए कंसिडर किया जाएगा। सपोज अगर मैं इसी की बात करूं, इसी एग्जांपल को लूं, अगर सपोज मिस्टर ए है और मिस्टर ए ने 5,40,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया, तो यहां पर 40,000 रुपए के ऊपर आप इंटरेस्ट का अमाउंट निकालोगे। कैसे निकालोगे? 48,600 डिवाइड बाय
5,40,000 इंटू 40,000 कर दोगे तो ये अमाउंट आपका डबल हो जाएगा। ठीक है, यही चीज बताई गई। हाँ, लेकिन अप टू 31 मार्च 2021 जितना भी अमाउंट इंटरेस्ट का था वो एग्जेम्प्ट रहेगा, कोई लिमिट नहीं है। 1 अप्रैल 2021 से ये सिचुएशन आपको चेक करनी है। अगर आप देखेंगे तो आपका जो नवंबर 2022 का आरटीपी है उसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन है आपका, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7, वहां पर भी ये सेम चीज दिखाई गई है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो, इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए ऑलरेडी उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। चलते हैं हमारी नेक्स्ट अमेंडमेंट पे। नेक्स्ट अमेंडमेंट है देखिए हमारी पीजीबीपी चैप्टर से रिलेटेड। अब ये क्या अमेंडमेंट है इसको समझने के लिए आपको मैं ले चलता हूं आपने वीडियो क्लासेस में जो चीज पढ़ी थी। हमने देखिए पीजीबीपी चैप्टर में पढ़ा था सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 के अंदर कि अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है देखिए पीएफ में, ग्रेचुटी में, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अंदर या किसी वेलफेयर फंड में, तो होता क्या था कि एम्प्लॉयर को इसकी डिडक्शन मिल जाती थी। मतलब अगर वो विद इन टाइम लिमिट एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और अपना कंट्रीब्यूशन दोनों का कंट्रीब्यूशन प्रिस्क्राइब्ड फंड के अंदर डिपॉजिट कर देता था। ठीक है, जैसे पीएफ की अगर मैं बात करूं तो हमने 5th डेट पड़ी थी, और यहां पर अगर एम्प्लॉयर ऐसा नहीं करता था तो उस सिचुएशन में इस अमाउंट की उसे डिडक्शन नहीं मिलती थी। देखिए, कंसिडर्ड एज इनकम ऑफ द असेसी अंडर पीजीबीपी, अगर आपने डिपॉजिट नहीं करा अमाउंट तो पीजीबीपी की इनकम मान ली जाती थी, और अलाउड एज डिडक्शन इफ अमाउंट डिपॉजिटेड अप टू ड्यू डेट ऑफ सच फंड। जो भी फंड है जैसे कि पीएफ है, ग्रेचुटी है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड है, तो इस फंड की जो भी ड्यू डेट होती थी उस ड्यू डेट तक अगर आपने डिपॉजिट कर दिया तो आपको उसकी डिडक्शन मिल जाती थी। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर एक कॉन्ट्राडिक्टरी केस लॉ था किच्चा शुगर कंपनी लिमिटेड का 2013 में, जो ये कहता था कि अगर आपने अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक ये अमाउंट डिपॉजिट कर दिया फंड के अंदर तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो इस देखिए जजमेंट को गवर्नमेंट ने अब हटा दिया है। किस तरीके से हटा दिया है, इस अमेंडमेंट में ये बात बताई गई है। देखिए एक बार रीड कर लेते हैं। सम रिसीव्ड बाय द असेसी फ्रॉम एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज से सम रिसीव किया जा रहा है तो कौन रिसीव करेगा, असेसी कौन है यहाँ पर, एम्प्लॉयर। ठीक है, towards contribution to approved PF, gratuity, employee state insurance or other welfare fund allowed as deduction if amount deposited up to the due date of such fund। जो भी फंड की ड्यू डेट है उस डेट तक आप डिपॉजिट कर देते। even if the amount is deposited after due date no deduction is allowed and said sum will be considered as income of the assessee under PGBP, जो कि मैंने आपको यहां पर बताया। ठीक है, अब देखिए यहां पर गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन क्या दी, हियर द मीनिंग ऑफ ड्यू डेट इज द ड्यू डेट ऑफ सच फंड। यहां पर ड्यू डेट का मतलब क्या है, जो उस फंड की ड्यू डेट है। एग्जांपल के तौर पर ड्यू डेट ऑफ पीएफ, ग्रेचुटी, ईएसआई और अदर वेलफेयर फंड, नॉट द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब रिटर्न फाइलिंग की डेट को यहां पर ड्यू डेट कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो देखिए इनडायरेक्टली गवर्नमेंट क्या कह रही है कि इस केस लॉ की वजह से अगर कोई ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक भी डिपॉजिट कर देता था उसको डिडक्शन मिल जाती थी, वो अब नहीं मिलेगी। तो आपको करना क्या है, आपने अपने नोट्स के अंदर जहां पर ये चीज लिखी है इसको काट दीजिएगा। ठीक है, ऑल्दो देखिए जब इस चीज को पढ़ाया गया था तो क्लियरली आपको ये बताया गया था कि आपको इसको इग्नोर करना है, तो अभी भी आप वही करेंगे। सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता दिया गया है कि अगर आप कोई और बुक देखें तो कंफ्यूज ना हो जाएं कि सर ये चीज वहां पर हटा दी गई थी, आपने अभी तक नहीं हटाई है, तो आपको अभी भी इसे इग्नोर करना है, देखने की जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट पे। नेक्स्ट अमेंडमेंट है हमारी कैपिटल गेन से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यहां पर भी आपको चीजें डिलीट ही करनी है। देखिए कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आपने यूएलआईपी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान जो इशू किए गए हैं ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021 और जिसमें जो प्रीमियम पे किया जा रहा है वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उसे कैपिटल एसेट ट्रीट कर लिया जाता था और कैपिटल गेन की यहां पर कंप्यूटेशन वगैरह की जाती थी। अब देखिए इंटर के सिलेबस से इस चीज को हटा दिया है। अब कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में तो ये रहेगा, ठीक है, लेकिन इंटर में आपको इसको नहीं पढ़ना, ये आप फाइनल लेवल पे पढ़ोगे। तो आपकी किताब में ये चीज है, इसको सिर्फ एक बार रीड कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में ये चीज नहीं पूछी जाएगी। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता था वो हमने डिडक्शन में देखिए देखा था सेक्शन 80C के अंदर कि अगर आपका 2.5 लाख से ज्यादा का देखिए प्रीमियम जा रहा है एक पॉलिसी के ऊपर या एक से ज्यादा पॉलिसी के ऊपर, तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलती थी। ठीक है, तो अब आपको ये पूरा पार्ट बिल्कुल इस तरीके से कट कर देना, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप फाइनल में आएंगे तब इस चीज को पढ़ेंगे। तो ये चीज तो अच्छी हो गई, सिलेबस से खत्म हो गया, लेकिन फाइनल लेवल पर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में तो ये रहेगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट है देखिए इसके अंदर, अगर हमने इंटेंजिबल एसेट देखिए सेल्फ जनरेट करी है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल मानी जाती थी, और अगर परचेज करी है तो जो भी परचेज प्राइस है वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाती थी। गुडविल के केस में यहां पर गवर्नमेंट ने क्या कह दिया है
कि अगर आपने गुडविल परचेज करी, देखिए हमने पीजीबीपी में भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि गुडविल के ऊपर अब डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। इंटेंजिबल एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन लगता है वो 25% से लगता है, ठीक है। और उसमें क्लियरली लिख दिया था नॉट बीइंग गुडविल, मतलब गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो ये जो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा ये आपका 1 अप्रैल 2020 के बाद से नहीं लगेगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने गुडविल परचेज करी थी तो उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। यही बात देखिए इस अमेंडमेंट के थ्रू बता दी है। इन केस ऑफ गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन in respect of which depreciation under section 32 has been obtained by the assessee in any previous year up to previous year 1920। अगर previous year 1920 तक आपने depreciation उसके ऊपर चार्ज किया है तो जो cost of acquisition होगी गुडविल की वो प्रीवियस ईयर 1920 तक जितना डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया उसको माइनस करके कंसिडर की जाएगी। वेरी वेरी सिंपल, यही बात यहां पर बता दी गई है। देखिए परचेज प्राइस एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अप टू प्रीवियस ईयर 1920, ठीक है, बहुत ही सिंपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट पर। नेक्स्ट अमेंडमेंट हमारी अदर सोर्स से रिलेटेड चैप्टर के अंदर, और इस अमेंडमेंट को समझने के लिए देखिए मुझे आपको लेके चलना होगा पीजीबीपी चैप्टर पे। तो चलिए चलते हैं हम पीजीबीपी के एक सेक्शन पर। यह है हमारा सेक्शन 43 सीए, और अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन आपने क्या पढ़ा था कि अगर आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन से, तो फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप क्या करते थे सर, हम 110% ऑफ सेल्स कंसिडरेशन को कंपेयर करते थे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से। और अगर 110% ऑफ सेल्स कंसिडरेशन आपका ज्यादा आता था स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से, तो इस सिचुएशन में जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होती थी हमारी, देखिए वो क्या होती थी, सेल्स कंसिडरेशन। और अगर 110% ऑफ सेल्स कंसिडरेशन इज लोअर देन द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, और इन अदर वर्ड्स स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन द 110% ऑफ सेल्स कंसिडरेशन, तो जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होती थी वो हमारी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होती थी। और हमने यहां पर पढ़ा था कि अगर देखिए रेजिडेंशियल यूनिट ट्रांसफर की जा रही है 12 नवंबर 2020 से 30 जून 2021 के बीच में बाय वे ऑफ फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट, ठीक है, और जो कंसिडरेशन है वो 2 करोड़ या इससे कम है, तो आपको 110% की जगह पर 120% लेना होता है, मतलब यहां पर आप 120% लेते, ठीक है। ये आपने पढ़ा था सेक्शन 43 सीए के अंदर। अब इसी का इंपैक्ट देखिए हमारे इस सेक्शन पर भी आ रहा है। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 जो कि हमारा गिफ्ट्स की टैक्सेबिलिटी पे बात करता है, और यहां पर हमने देखा था कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी विद कंसिडरेशन ट्रांसफर की जा रही है और डिफरेंस बिटवीन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन ज्यादा है 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज हायर से, तो जितना भी डिफरेंस होता है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और सेल्स कंसिडरेशन का वो अदर सोर्स की इनकम बन जाती है। तो यहां पर आप 10% लेते थे, लेकिन अगर देखिए ये वाली सिचुएशन आ जाती है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब रेजिडेंशियल यूनिट ट्रांसफर्ड बिटवीन दिस पीरियड, फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट और कंसिडरेशन आपका 2 करोड़ या इससे कम है, तो आपको 10% की जगह 20% लेना है। ये एक छोटा सा चेंज है जो आपको नोट करना है। यही बात देखिए यहां पर लिखकर बता दी गई है, 20% इज टेकन इंस्टेड ऑफ 10% इफ ट्रांसफर्ड असेट इज रेजिडेंशियल यूनिट ड्यूरिंग 12 नवंबर 2020 to 30th June 2021. It is the first time allotment of residential unit and consideration for such transfer is up to rupees 2 crores. आपको 10% नहीं लेना है, आपको 20% लेना है। कब? जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। इसके अलावा कोई और कंडीशन है आपको 10% ही कंसिडर करना है। तो ये थी एक छोटी सी अमेंडमेंट हमारी अदर सोर्स चैप्टर से रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट पे। ये देखिए वैसे तो ये अमेंडमेंट नहीं है, पूरा नया सेक्शन इंसर्ट किया गया था, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। सेक्शन 206 ए बी लगता है टीडीएस के केस में, सेक्शन 206 CCA ये लगता है टीसीएस के केस में। दोनों ही जगह सेम बातें बताई गई हैं, तो मैं आपको टीडीएस वाली बात बता देता हूँ, सेम एप्लीकेबल होगी टीसीएस के केस में भी। तो देखिए इस सेक्शन के हिसाब से ये सेक्शन देखिए ओवर रूल कर रहा है टीडीएस के कुछ सेक्शंस को, लेकिन सेक्शन 192 जैसे कि आपका सैलरी के केस में सेक्शन 192 है प्रीमैच्योर विड्रॉवल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, सेक्शन 194 बी आपका विनिंग फ्रॉम एनी लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, एनी अदर सॉर्ट ऑफ गेम्स की बात करता है। सेक्शन 194 डबल बी विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस की बात करता है, ठीक है। इसी तरह सेक्शन 194 IA, IB, M, सेक्शन 194 N। इन सेक्शंस के अलावा अगर बाकी किसी सेक्शन में
देखिए किसी व्यक्ति का टीडीएस काटा जाना है और उस व्यक्ति ने पिछले 2 सालों की अपनी इनकम टैक्स रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं करी और जो टीडीएस काटा गया था उसका वो 50,000 या इससे ज्यादा था। ठीक है, मतलब सपोज अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर 2022-23 की, ठीक है, इस प्रीवियस ईयर की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं प्रीवियस ईयर 2020, 21 और 22 इन 2 प्रीवियस ईयर्स को देखूंगा कि क्या इन 2 प्रीवियस ईयर्स में इस व्यक्ति का जो टीडीएस काटा गया था या टीसीएस कलेक्ट किया गया था वो 50,000 या इससे ज्यादा है, और क्या इन 2 प्रीवियस ईयर्स में इसने अपनी रिटर्न ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल कर दी थी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अब मैं टीडीएस अगर इस व्यक्ति का काटूंगा तो किस तरीके से काटूंगा, ट्वाइस द टीडीएस ऑब्लिक टीसीएस रेट और 5% विच एवर इज हायर, मतलब टीडीएस के रेट को डबल कर दिया जाएगा। सपोज सेक्शन 193 लग रहा है किसी व्यक्ति के ऊपर और हमने पढ़ा है सेक्शन 193 लगता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अगर आपको 10,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट मिल रहा है तो टीडीएस काटा जाएगा 10% से। ठीक है, अब मैं किस व्यक्ति का टीडीएस काट रहा हूं, एक ऐसे व्यक्ति का जिसका पिछले 2 सालों में जो टीडीएस डिडक्ट हुआ था या टीसीएस कलेक्ट हुआ था वो 50,000 या इससे ज्यादा है और उसने अपनी उन 2 पिछले सालों की रिटर्न भी टाइमली फाइल नहीं करी। तो टीडीएस कैसे काटूंगा, सेक्शन 193 के हिसाब से 10% का रेट लगता है, लेकिन मैं 10% नहीं लूंगा, मैं क्या करूंगा 10% इंटू 2, ये हो जाएगा 20% और 5% विच एवर इज हायर, यानी कि अब मैं 20% से उस व्यक्ति का टीडीएस डिडक्ट करूंगा। सेक्शन लाने के पीछे मोटिव क्या है, देखिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि हर व्यक्ति अपना रिटर्न जो है वो भरे, तो ऐसे व्यक्ति जिनकी टीडीएस की डिडक्शन हो रही है या टीसीएस की कलेक्शन हो रही है जिनके ऊपर, उनको गवर्नमेंट यहां पर बाउंड कर रही है कि वो अपनी रिटर्न फाइल करें, और अगर वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे तो अगली बार जब वो परचेज करने जाएंगे सपोज तो टीडीएस काटेगा सप्लायर या सेलर, और अगर स्पेसिफाइड गुड्स हैं जो कि सेक्शन 206 में आपने पढ़े हैं टीसीएस के अंदर उनकी परचेज की जा रही है तो टीसीएस कटेगा, तो वो हायर रेट से काट लेगा। तो गवर्नमेंट यहां पर चाहती है कि वो रिटर्न अपनी टाइमली फाइल करें, इसीलिए इस सेक्शन को देखिए इंसर्ट किया गया। ठीक है, तो इन सेक्शंस पर ये देखिए हमारा सेक्शन 206 ए बी नहीं लगता, मतलब इनको ओवररूल नहीं करता है, लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी सेक्शंस आपने देखिए टीडीएस के अंदर पढ़े हैं, जैसे सेक्शन 194 हो गया आपका, 194 ए हो गया, 194 के हो गया, 194 सी हो गया, ठीक है, उन सभी जगह पर ये वाला सेक्शन लगेगा। जैसे सेक्शन 194 सी के अंदर हम 1% से टीडीएस काटते हैं और 2% से काटते हैं अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ नहीं होता है हमारा पेई। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, ट्वाइस यानी कि 2% का डबल कर दीजिए, 2% इंटू 2 यानी कि 4% और 5%, तो उस केस में 5% से काटेंगे सेक्शन 194 सी के अंदर। तो सिर्फ इन सेक्शंस में देखिए आपको इस सेक्शन को नहीं लगाना है, बाकी सभी सेक्शंस में ये वाला सेक्शन लगेगा, प्रोवाइडेड कि ये जो 2 कंडीशंस बताई गई हैं 50,000 या इससे ज्यादा का टीडीएस डिडक्ट हुआ है या कलेक्ट हुआ है, ठीक है, या फिर और आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है। तो ये है देखिए आपका एक सेक्शन जिसको आपको प्रिपेयर करना है। चलते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट पर हमारी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे पहले हम अमेंडमेंट पे जाएं, आपको एक सेक्शन रिकॉल कराना बहुत जरूरी है और वो है सेक्शन 194 क्यू। ये सेक्शन क्या बताता है, देखिए अगर कोई बायर 50 लाख से ज्यादा का सामान खरीद रहा है, 50 लाख से ज्यादा के देखिए गुड्स खरीद रहा है किसी सेलर से, तो वो 0.1% से टीडीएस डिडक्ट करेगा। कितने अमाउंट पर, सम एक्सीडिंग रुपीज 50 लाख। अगर सपोज 52 लाख रुपीज की आपने परचेजेस करी तो 2 लाख रुपए के ऊपर आप 0.1% से टीडीएस काट कर सेलर को पेमेंट करोगे। और यहां पर बायर होने के लिए देखिए गवर्नमेंट ने बताया था कि वो व्यक्ति जिसकी बिजनेस से या फिर ग्रॉस रिसीट्स, टोटल सेल्स, टर्नओवर बिजनेस से 10 करोड़ से ज्यादा है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, उसे हम बायर कहेंगे। ठीक है, ये सेक्शन हमारा सेक्शन 194 क्यों है। अब इस सेक्शन से रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशंस गवर्नमेंट ने दी। देखिए ये जो क्लैरिफिकेशंस है ये ऑलरेडी जीएसटी के रिस्पेक्ट में दी जा चुकी थी, सिर्फ वैट, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और सीएसटी के रिस्पेक्ट में नहीं दी थी, क्योंकि अभी भी देखिए कुछ ऐसे गुड्स हैं जहां पर जीएसटी नहीं लगता, जैसे कि लिकर हो गई आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन पे जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, इन पे अभी भी सीएसटी, वैट, सेल्स टैक्स वगैरह लगता है, तो उनके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन नहीं दी थी। तो सेम क्लैरिफिकेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस मैं यहां पर आपको रिकॉल करा देता हूं ताकि आप इसको रिलेट कर सकें। देखिए क्या कह रही है पहली क्लैरिफिकेशन। फर्स्ट क्लैरिफिकेशन में कहा गया है वेयर टैक्स इज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ सेलर एंड इन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर, component of VAT, sales tax, excise duty, CST is indicated separately in the invoice। कह रहे हैं कि जब बायर अमाउंट क्रेडिट करेगा सेलर के अकाउंट में,
और जो टैक्स का कंपोनेंट है, चाहे वो वैट हो, चाहे सेल्स टैक्स हो, एक्साइज ड्यूटी हो या सीएसटी हो, वो इनवॉइस के अंदर सेपरेटली मेंशन है, तो जो टीडीएस काटेगा बायर यहां पर सेक्शन 194Q में, वो वैट, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और सीएसटी को हटाकर काटेगा। सपोज 10 लाख रुपए की, देखिए जैसे कि यहां पर एग्जांपल दिया गया है, मिस्टर ए ने गुड्स बेचे मिस्टर बी को, मिस्टर बी ने पेमेंट करी 10 लाख रुपए की, देखिए ये ट्रांजैक्शन थी और इसके ऊपर 12% से सपोज वैट लग रहा है, ठीक है। तो जब मिस्टर बी पेमेंट करेंगे तो वो 10 लाख रुपए के ऊपर टीडीएस काटेंगे, ना कि 10 लाख रुपए के ऊपर वैट जोड़ने के बाद। अब अगर आप 10 लाख रुपए के ऊपर वैट निकालते हैं तो ये आ जाता है 1,20,000 रुपए। तो यहां पर देखिए जो पेमेंट ड्यू होती है, मिस्टर बी को जो पेमेंट करनी होगी मिस्टर ए को, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई यानी कि 10 लाख और प्लस उसके ऊपर टैक्स का अमाउंट 1,20,000 रुपए, 11,20,000 रुपए की देखिए पेमेंट होती है। और इस 11,20,000 रुपए की पेमेंट को करने से पहले वो टैक्स काटेंगे। तो अब आप एक बात समझिए, जो वो टीडीएस काटेंगे वो किस अमाउंट पे काटेंगे, वो काटेंगे 10 लाख रुपए पे, ना कि पूरे 11,20,000 रुपए के ऊपर। और ये टीडीएस कब काटा जाएगा, जब देखिए अमाउंट क्रेडिट किया जा रहा है सेलर के अकाउंट में और टैक्स का कंपोनेंट सेपरेटली इनवॉइस के अंदर मेंशन है, ठीक है। लेकिन अगर टैक्स का कंपोनेंट इनवॉइस के अंदर मेंशन नहीं है, ऐसा कब होगा, एडवांस पेमेंट के केस में। सपोज मिस्टर बी यहां पर एडवांस पेमेंट करते हैं इनको 5 लाख रुपए की, ठीक है। अब जब ये एडवांस पेमेंट कर रहे हैं 5 लाख रुपए की, तब तो इनको पता नहीं है कि इसमें टैक्स का पोर्शन कितना होगा, तो ये पूरे अमाउंट पर जो है टीडीएस काटेंगे। सेकंड क्लैरिफिकेशन में यही बात बड़ी ही आसानी से बता दी गई है, ध्यान से पढ़ेंगे। वेयर टैक्स इज डिडक्टेड ऑन पेमेंट बेसिस इफ पेमेंट इज अर्लियर देन क्रेडिट, पेमेंट कह रहे हैं पहले की जा रही है क्रेडिट से, और ऐसा कब होगा, इन केस ऑफ एडवांस पेमेंट। जब आप एडवांस पेमेंट कर रहे हो तो आपको तो पता ही नहीं होगा कि टैक्स का पोर्शन कितना होने वाला है उसमें। तो यहां पर गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया, टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड ऑन द होल अमाउंट, पूरे अमाउंट पे काटिए, सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द पेमेंट विद द टैक्स कंपोनेंट टू बी इनवॉइस्ड इन द फ्यूचर, क्योंकि इनवॉइस आपको फ्यूचर में मिलेगा तो कितना टैक्स बनेगा वो आपको टोटल इनवॉइस पे पता चलेगा, और अभी तो आपको पता नहीं है, आप एडवांस पेमेंट कर रहे हो। तो आप क्या करोगे, आप सेक्शन 194Q के अंदर पूरे अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट करोगे। देखिए ये जो क्लैरिफिकेशन है दोनों, ये जीएसटी के रिस्पेक्ट में आ चुकी थी। सेम आप यहां पर इन चीजों को हटा दीजिए, जीएसटी लिख लीजिए, सेम क्लैरिफिकेशन चलेगी, ठीक है। ऑलरेडी ये डिस्कस की है, सिर्फ वैट के रिस्पेक्ट में आई है, वैट, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी के रिस्पेक्ट में, तो वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। थर्ड क्लैरिफिकेशन में क्या बताया, इन केस ऑफ परचेज रिटर्न वेयर द मनी इज रिफंडेड बाय द सेलर। सपोज परचेज रिटर्न हुई, मतलब मिस्टर बी ने देखिए परचेज किया था, अब मिस्टर बी ने कुछ सामान इनको वापस कर दिया, तो कह रहे हैं कि जो सामान इन्होंने वापस कर दिया, क्या उस केस में जितना टीडीएस इन्होंने उस वापस किए हुए सामान पे काटा होगा वो भी वापस कर देंगे? नहीं, आपको टीडीएस वापस नहीं करना, आप उसको फ्यूचर में परचेज जो करोगे उससे एडजस्ट कर लोगे। देखो, टैक्स डिडक्टेड अर्लियर अंडर सेक्शन 194Q ऑन सच परचेजेज विच इज नाउ रिटर्न्ड, जो परचेजेस आपने अब वापस कर दिए हैं, मे बी एडजस्टेड अगेंस्ट द नेक्स्ट परचेजेस फ्रॉम द सेम सेलर। जब आप इन्हीं से दोबारा सामान खरीदोगे तो उसके ऊपर एडजस्ट कर लेना, लेकिन अभी आप उस टीडीएस के अमाउंट को वापस नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ परचेज रिटर्न वेयर गुड्स आर रिप्लेस्ड बाय द सेलर। भाई परचेज रिटर्न का केस था और सेलर ने कहा कि सर ठीक है, हमारी जैसे कि सपोज यहां पर मैं कहूं 1 लाख की गुड्स वापस कर दी गई, तो ये कहते हैं कि ठीक है मैं आपको दूसरी 1 लाख की गुड्स भेज देता हूं। तो जब ऐसा करेंगे तो इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, मतलब फ्यूचर में कोई एडजस्टमेंट होगी ही नहीं, क्योंकि आज ही सारी की सारी चीजें इन्होंने एडजस्ट कर ली हैं। तो यहां पर ये क्लैरिफिकेशन देखिए गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है इन गुड्स के रिस्पेक्ट में जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा था, ठीक है। क्या लग रहा था, वैट लग रहा था, सेल्स टैक्स लग रहा था, एक्साइज ड्यूटी लग रही थी या सेंट्रल सेल्स टैक्स लग रहा था, ठीक है। तो ये थी हमारी अमेंडमेंट जो सेक्शन 194Q के ऊपर क्लैरिफिकेशन के रिस्पेक्ट में दी थी। अब इसी से जुड़ी हुई एक और अमेंडमेंट देखिए क्या कह रहे हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194Q इन केसेस वेयर एग्जेम्पशन हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1A। देखिए सेक्शन 206C(1) क्या था मैं आपको बता देता हूं, यह है आपका सेक्शन 206C सबसेक्शन 1। इसमें आपने ये गुड्स पढ़े थे कि इन गुड्स की अगर आप परचेजेस कर रहे हैं तो सेलर आप से टैक्स कलेक्ट करेगा, ठीक है। तेंदू लीव्स हो गई, स्क्रैप हो गया, मिनरल्स बीइंग कोल और लिग्नाइट और आयरन ओर, ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी।
ठीक है, तो यहां पर अगर देखिए परचेजर सेक्शन 206 सबसेक्शन 1A के अंदर एक डिक्लेरेशन दे देता है सेलर को कि सर मैं जो आपसे गुड्स खरीद रहा हूं, जो मैं ये वाली गुड्स खरीद रहा हूं, ये मैं किस लिए परचेज कर रहा हूं, ताकि मैं इनको यूज करके फर्दर प्रोसेस करके एक दूसरी चीज बना सकूं। देखिए यही चीज यहां पे लिखी गई है, टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड इन केस ऑफ अ रेजिडेंट बायर हु फर्निशेज डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट गुड्स अंडर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1, जो कि ये वाली है, are to be utilized for the purpose of manufacturing, processing or producing article or things or for the purpose of generation of power and not for trading purposes। आप इसको यूज करके कोई दूसरा आर्टिकल बनाओगे, कोई दूसरी चीज बनाओगे, या पावर जनरेशन के लिए आप इसका यूज करने वाले हो, जैसे कोल आपने परचेज किया तो कोयले को जलाकर आप बिजली बनाने वाले हो, तो सेलर क्या करेगा, सेलर उस केस में आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, मतलब वो टीसीएस चार्ज नहीं करेगा। अब यहां पर देखिए सेक्शन 206C सबसेक्शन 1 के अंदर आपका टीसीएस तो कटा नहीं, लेकिन बायर के देखिए ऊपर यहां पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, अगर बायर सेक्शन 194Q की कंडीशन फुलफिल कर देता है, मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की उसकी जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा है, तो वो सेलर को जब पेमेंट करेगा तो सेक्शन 194Q के अंदर टीडीएस काटेगा। सेक्शन 194Q में आपने देखिए यहां पर पढ़ा था कि अगर आप 50 लाख से ज्यादा की परचेजेस कर रहे हैं तो एक्सेस पार्ट पर आपको 0.1% से टीडीएस काटना है। तो यहां पर देखिए गवर्नमेंट क्या कह रही है कि ठीक है सेलर टीसीएस नहीं कलेक्ट करेगा अगर आप ये चीज मेंशन कर देते हो एक डिक्लेरेशन के द्वारा कि आप इन गुड्स का यूज आगे दूसरी गुड्स को बनाने के लिए कर रहे हो या पावर जनरेशन के लिए कर रहे हो। लेकिन बायर के हैंड पर गवर्नमेंट ने देखिए सेक्शन 194Q को लेकर ये लायबिलिटी लगा दी कि आप टैक्स डिडक्ट करोगे इस सेक्शन के हिसाब से, मतलब अब सेलर जो टैक्स कलेक्ट करने वाला था वो नहीं करेगा, उल्टा बायर यहां पर पेमेंट करते टाइम टीडीएस काट लेगा। और बायर कब बायर कहलाएगा, जब वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा जो सेक्शन 194Q के अंदर बता रखी है। तो एक बहुत ही सिंपल सी देखिए क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने दी है। लास्ट वाले देखिए पैराग्राफ में ये बात बताई गई है, इट इज क्लैरिफाइड दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q विल अप्लाई इन सच केसेस कवर्ड अंडर सेक्शन 206C(1A) and the buyer is liable to deduct under section 194Q if the conditions specified therein are fulfilled, मतलब सेक्शन 194Q की जो कंडीशन है। ठीक है, तो यहां पर टीसीएस नहीं लगेगा, टीडीएस लग जाएगा। वेरी वेरी सिंपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन पर। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि प्लीज इस सेक्शन को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इसी सेक्शन से रिलेटेड देखिए हमारी नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन भी है। क्या कहती है ये हमारी क्लैरिफिकेशन सेक्शन 194Q को लेकर। इस चीज को समझने के लिए देखिए एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए एज इट इज आईसीए ने देखिए जो अमेंडमेंट की फॉर्म में दिया था, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि क्या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को बायर ट्रीट किया जा सकता है या फिर क्या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को सेक्शन 194Q के अंदर सेलर ट्रीट किया जा सकता है। तो इन्हीं दोनों बातों पर हमारी ये क्लैरिफिकेशन आई है। सेक्शन 194Q में आपने क्या पढ़ा था कि बायर देखिए जब पेमेंट करेगा तो वो टीडीएस काट लेगा, किस परसेंट से, 0.1% से। और यहां पर देखिए बायर डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और बायर वो व्यक्ति नहीं होगा जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है। और बायर होने के लिए यहां पर जो आपकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट बायर हो सकता है? इसी चीज का देखिए हम आंसर दे रहे हैं। कह रहे हैं इन केस ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट नॉट बीइंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और कॉर्पोरेशंस, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और कॉर्पोरेशंस को तो बायर ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन क्या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को हम यहां पर बायर कंसिडर कर सकते हैं? तो इसका देखिए आंसर दिया गवर्नमेंट ने, कैन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट बी अ बायर इफ इट इज कैरिंग ऑन बिजनेस ऑब्लिक कमर्शियल एक्टिविटी। अगर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है या बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है तब तो उसे बायर कंसिडर कर लिया जाएगा, सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ अदर कंडीशन, मतलब वो 10 करोड़ वाली जो लिमिटेड टर्नओवर की। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो बिजनेस कैरी करने के केस में या कमर्शियल एक्टिविटी करने की सिचुएशन में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को बायर कंसिडर किया जा सकता है। इफ इट इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी, अगर बिजनेस एक्टिविटी या कमर्शियल एक्टिविटी नहीं की जा रही है, नो सिंस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बायर। अगर जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है वो कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर रहा है या बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रहा है, सोशल वेलफेयर का काम कर रहा है, तो उस सिचुएशन में उसे बायर ट्रीट नहीं किया जाएगा। वेरी वेरी सिंपल। सेकेंड पार्ट में क्या बताया कि क्या गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट सेलर ट्रीट किया जा सकता है। अब यहां पर आप जरा ध्यान से समझिएगा कि इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। ये एक व्यक्ति है, देखिए मान लेते हैं कि इनका नाम मिस्टर ए है। अब मिस्टर ए ने गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट से देखिए गुड्स परचेज किए हैं,
ठीक है, अब होगा क्या, अगर मिस्टर ए सेक्शन 194 क्यू के जो कंडीशन है उसको स्पेसिफाई करते हैं, तो ये जब पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को तो टीडीएस काट के फिर डिपॉजिट करेंगे। तो क्या यहाँ पर ये चीज होनी चाहिए कि मिस्टर ए गवर्नमेंट के ही एक डिपार्टमेंट से टीडीएस काटें और दूसरे डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करें? तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर इस चीज को खत्म करने के लिए क्या कहा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यहां पर सेलर ट्रीट नहीं किया जाएगा। देखिए यही चीज लिखी गई है, कैन डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट बी कंसिडर्ड एज सेलर फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 194 क्यू। सेक्शन 194 क्यू के लिए क्या ये सेलर माना जाएगा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का? तो आंसर है नो, हेंस नो टैक्स कैन बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 क्यू बाय द बायर। और जब ये सेलर ही नहीं माना जाएगा तो बायर यहां पर टीडीएस भी डिडक्ट नहीं कर सकता। यही बात देखिए बता दी गई है इस क्लैरिफिकेशन के थ्रू। इसके बाद देखिए एक छोटा सा नोट दिया है, नोट में यही बात बताई गई है कि सिर्फ गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं वही यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे। अगर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, कॉर्पोरेशन है एस्टेब्लिश्ड अंडर सेंट्रल और स्टेट एक्ट और एनी अदर such body authority entity would however be required to comply with the provisions of section 194Q and tax shall be deducted accordingly। ये जो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दी गई है ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए दी गई है, बाकी जो चीजें बताई गई यहाँ पर इनके लिए नहीं है। तो एक बहुत सिंपल सी क्लैरिफिकेशन। चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन के ऊपर। तो क्या कहती है हमारी नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन, देखिए सेक्शन 206C सबसेक्शन 1G, ये किस पे लगता था? जब आप इंडिया से पैसा बाहर लेके जाते हैं, ठीक है, आरबीआई की नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, या फिर आप कोई फॉरेन टूर पैकेज खरीदते हैं, जैसे कि लोग हनीमून वगैरह पे जाते हैं या फिर कोई फॉरेन टूर पे जाता है तो अलग अलग ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, उनके थ्रू वो टूर पैकेज खरीदते हैं। तो इस सिचुएशन में जो ये टूर पैकेज बेचने वाला व्यक्ति है या फिर जो ऑथोराइज डीलर है जिसके थ्रू आप इंडिया से बाहर पैसा लेके जा रहे हैं, पैसा बाहर भेज रहे हैं, ये जो है वो टीसीएस कलेक्ट करते थे सेक्शन 206C1G के अंदर। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट ने देखिए कहा कि ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा किनके ऊपर? एक ऐसा बायर जो कि इंडिविजुअल है, नॉट अ रेजिडेंट इन इंडिया, देखिए इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, एंड विजिटिंग इंडिया, मतलब एक इंडिविजुअल जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है और इंडिया विजिट करने आ रहा है, उसके ऊपर देखिए ये सेक्शन नहीं लगेगा। तो ये एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन देखिए इसके थ्रू दी गई है और ये है सेक्शन 206C सबसेक्शन 1G। आप इसको रिवाइज करके इस सेक्शन को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट हमारी देखिए रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर के अंदर दी गई है। तो देखिए सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 आपने पढ़ा था, जिसके अंदर हमें यह बात बताई गई थी कि कौन कौन से वो असेसीज हैं, कौन कौन से वो पर्सन्स हैं जिनके लिए रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। इसी के अंदर देखिए गवर्नमेंट ने रूल 12AB ये एक नया इंसर्ट किया है और इसके हिसाब से कुछ कंडीशंस बताई गई हैं जिसके अकॉर्डिंगली इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी होती है। अभी तक आपने जो कंडीशंस पढ़ी थी वो तो एज इट इज एप्लीकेबल है, कुछ फर्दर नई कंडीशंस भी इसमें गवर्नमेंट ने ऐड कर दी है। तो वो क्या कंडीशंस हैं जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी हो जाती है, इसी के ऊपर अब हम बात करने वाले हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139 subsection 1 return filing is mandatory of the following conditions। क्या क्या है? If total sales, turnover or gross receipts are more than 60 lakhs during the relevant previous year of a person carrying on business, अगर एक व्यक्ति जो बिजनेस कैरी कर रहा है और उसकी टर्नओवर, सेल्स या ग्रॉस रिसीट 60 लाख को एक्सीड कर जाती है, 60 लाख तक रहती है तब तो रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी नहीं है, लेकिन 60 लाख से ज्यादा हो जाती है तो रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। वेरी सिंपल। If gross receipts are more than rupees 10 lakh during the relevant previous year of a person carrying on profession, जिस तरह यहाँ पे 60 लाख बिजनेस के केस में बताया गया, प्रोफेशन के केस में 10 लाख रुपए कर दी गई लिमिट। अगेन वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्या है? A resident individual who is aged 60 years or more at any time during the previous year and aggregate of TDS deducted and TCS collected are equals to or more than 50,000 during the previous year. In case any other person the limit is rupees 25,000 or more during the previous year। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? देखिए एक व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल या इससे ज्यादा है, उस व्यक्ति का देखिए प्रीवियस ईयर के अंदर अगर जो एग्रीगेट टीडीएस डिडक्ट हुआ है या टैक्स कलेक्ट हुआ है, टीसीएस की बात कर रहे हैं, वो 50,000 या इससे ज्यादा है तो उस व्यक्ति के लिए मतलब सीनियर सिटीजन के लिए रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। और सीनियर सिटीजन नहीं है अगर व्यक्ति तो उस केस में लिमिट 25,000 रुपए कर दी। मतलब अगर कोई व्यक्ति सीनियर सिटीजन नहीं है, देखिए ठीक है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है
और टीडीएस जो है वो प्रीवियस ईयर में 25,000 या इससे ज्यादा का कट गया तो व्यक्ति के लिए रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट है, इफ अ पर्सन डिपॉजिटेड इक्वल्स टू और मोर देन 50 लाख इन वन और मोर सेविंग बैंक अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आपने 50 लाख या इससे ज्यादा का पैसा जमा कराया अपने एक या एक से ज्यादा सेविंग बैंक अकाउंट में, तो भी आपके लिए रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। गवर्नमेंट जानना चाहेगी कि किस तरीके से आया आपके पास ये 50 लाख रुपया। ठीक है, तो देखिए ये वो आपके 4 पॉइंट्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली जो नए रूल के हिसाब से ऐड किए गए हैं, रूल 12AB, जिनके अकॉर्डिंगली रिटर्न फाइलिंग इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में मैंडेटरी कर दी जाती है। चलिए आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट अमेंडमेंट पे, जो कि इसी चैप्टर से है। इसके अंदर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं कि फी फॉर डिफॉल्ट रिलेटिंग टू इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर, सेक्शन 234H। आपको पता है कि देखिए अपने पैन के साथ आपको आधार को लिंक करना होता है और गवर्नमेंट इसकी डेट को बार बार एक्सटेंड कर रही थी कि आप करवा लीजिए। ठीक है, अब यहां पर गवर्नमेंट ने ये डेट एक्सटेंड करना बंद कर दिया और फाइन लगा दिया और एक नया कॉन्सिक्वेंस रेस कर दिया है अगर आप आधार को अपने लिंक नहीं करते हैं पैन से। क्या कह रहा था सेक्शन 234H, पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 234H, अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू अपडेट इंटीमेट हिज आधार ऑन और बिफोर 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 तक आपको अपना आधार जो है वो लिंक करना था अपने पैन से, और अगर आप ऐसा नहीं करते 31 मार्च 2022 से पहले, तो आपको देखिए 500 रुपए का फाइन पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इस डेट की बात करते हैं। और अगर आप 30 जून 2022 के बाद अपना आधार लिंक करते हैं तो उस केस में 1,000 रुपए का फाइन आपके ऊपर लग रहा था। अब गवर्नमेंट ने इसके अंदर एक चीज और ऐड कर दी। गवर्नमेंट ने क्या कहा, इन केस ऑफ फेलियर टू अपडेट इंटीमेट द आधार नंबर बाय 31 मार्च 2022, द पैन अलॉटेड टू द पर्सन would be made inoperative and this will have a number of implications such as। कह रहे हैं कि अगर आपने 31 मार्च 2022 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो गवर्नमेंट आपके पैन को इनऑपरेटिव डिक्लेयर कर देगी, मतलब आप अपने पैन का यूज करके काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन और इसके इनऑपरेटिव होने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, देखिए पर्सन वुड नॉट बी एबल टू फाइल रिटर्न, आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं कर पाओगे। पेंडिंग रिटर्न्स विल नॉट बी प्रोसेस्ड, आपकी जो पेंडिंग रिटर्न्स हैं उनकी प्रोसेसिंग नहीं होगी। पेंडिंग रिफंड्स कैन नॉट बी इशूड, आपके जो रिफंड ड्यू है गवर्नमेंट की तरफ से वो भी रिलीज नहीं किए जाएंगे। पेंडिंग प्रोसीडिंग्स एज इन द केस ऑफ डिफेक्टिव रिटर्न्स कैन नॉट बी कंप्लीटेड, जो आपकी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं उनको भी गवर्नमेंट आगे कंप्लीट नहीं करेगी, होल्ड कर देगी। और टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट अ हायर रेट, आपने टीडीएस का रेट अभी देखा था किस तरीके से हायर लगेगा, तो उसी तरीके से टीडीएस का रेट भी अब हायर रेट से लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने यहां पर एक रिलैक्सेशन भी दी। गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन क्या दी, गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो कॉन्सिक्वेंस होंगे, जो आपके पैन को इनऑपरेटिव डिक्लेयर किया जाएगा, ये कब होंगे, जब आप 1 अप्रैल 2023 से पहले ये चीज नहीं करते हो। मतलब 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में आप अपना काम कर सकते हैं। ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये इनकर नहीं होंगे, मतलब इस पीरियड के बीच में आप लेट फीस देकर अपने पैन को आधार के साथ लिंक कर लीजिए और अपना काम करते रहिए। लेकिन अगर आपने 1 अप्रैल 2023 तक ये चीज नहीं करी तो इस दिन से आपका आधार इनऑपरेटिव डिक्लेयर कर दिया जाएगा। However, the taxpayer would be liable to pay a fees in accordance with section 234H read with rule 114(5)(a) सब रूल। ठीक है, तो ये बात यहां पर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए कि आपके पास अगर सपोज किसी ने 31 मार्च 2022 तक अपना पैन जो है आधार से लिंक कर दिया, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपने 31 मार्च तक अपडेट नहीं किया तो गवर्नमेंट ने एक डेट दी। क्या डेट दी, कह रहे हैं 30/6/2022। अगर आप यहां पर इस डेट के बाद से इस डेट के बीच में अपना आधार लिंक करते हैं पैन के साथ तो 500 रुपए की फीस दे दीजिए और कर दीजिए। और अगर आप 30 जून तक भी नहीं कर पाते हैं, आप 1 जुलाई से 2022 यहां से लेकर 31 मार्च 2023 गवर्नमेंट ने ये डेट दे दी, कह रहे गवर्नमेंट इस पीरियड के बीच में करवा लीजिए, आपको 1000 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। अगर आप इस पीरियड में भी नहीं कराते हैं तो हम 1 अप्रैल 2023 से आपके पैन को इनऑपरेटिव डिक्लेयर कर देंगे और जैसे ही आपका पैन इनऑपरेटिव डिक्लेयर होगा ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए ये आपको फाइनल टाइम पीरियड बता दिया गया है। ठीक है, आधार को लिंक करने का अपने पैन के साथ। वेरी वेरी सिंपल। अब आता है देखिए हमारी नेक्स्ट पॉइंट अमेंडमेंट से रिलेटेड,
जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है अमेंडमेंट का, बहुत ध्यान से समझ लेंगे, ये भी बहुत सिंपल सा पॉइंट है। इसके अंदर हमें क्या बताया है, देखिए सेक्शन 140 है हमारा, जो कि बताता है कि कौन कौन से वो पर्सन्स हैं जो कि ऑथराइज है रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए। जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो देखिए एंड में आपको अपनी रिटर्न वेरीफाई भी करनी होती है। जब आप आर्टिकलशिप में जाएंगे तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। जब आप अपनी रिटर्न भरेंगे या किसी की रिटर्न भरेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से रिटर्न को वेरीफाई किया जाता है। तो इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल खुद अपनी रिटर्न को वेरीफाई करता है, और अगर इंडिविजुअल खुद नहीं वेरीफाई कर पाता तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी देकर किसी व्यक्ति को ऑथराइज कर सकता है। और अगर मेंटली इनकैपेसिटेटेड है, मतलब मानसिक तौर पर सही नहीं है इंडिविजुअल, तो जो भी लीगल गार्जियन है उसका, ठीक है, या कोई दूसरा व्यक्ति जो कॉम्पिटेंट है इस काम को करने के लिए, वो कर सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में कर्ता के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है। फर्म के केस में मैनेजिंग पार्टनर के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है। अगर मैनेजिंग पार्टनर किसी कारण से नहीं कर पा रहा है तो एनी पार्टनर ऑफ द फर्म नॉट बीइंग अ माइनर रिटर्न को वेरीफाई करेगा। लोकल अथॉरिटी के केस में प्रिंसिपल ऑफिसर उस लोकल अथॉरिटी का रिटर्न को वेरीफाई करेगा। इसके बाद देखिए पॉलिटिकल पार्टी के केस में जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है पार्टी का, वो करेगा, वेदर ही इज नोन एज सेक्रेटरी और बाय अदर डेजिग्नेशन। अगर आपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नाम की कोई पोस्ट नहीं बना रखी अपनी पार्टी के अंदर, ठीक है, तो जो भी पार्टी का सेक्रेटरी है, मतलब जो मंत्री है या कोई दूसरा डेजिग्नेशन, वो रिटर्न को वेरीफाई करेगा। कंपनी के केस की अगर बात करें देखिए तो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और अगर किसी अनअवॉइडेबल रीजन से मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या फिर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, तो एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और एनी अदर पर्सन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर दिस पर्पस। अब यहां पर आप इस चीज को जरा एक बार हाईलाइट कर लीजिए, एनी अदर पर्सन, जो हमारी क्लैरिफिकेशन आई है वो इसी के ऊपर आई है। इसी तरह एलएलपी के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर रिटर्न को वेरीफाई करेगा, और अगर किसी कारण से डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं कर पा रहा है या फिर कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो कोई भी पार्टनर एलएलपी का या एनी अदर पर्सन। अब यहां पर जो गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी है ना, वो इस एनी अदर पर्सन के रिस्पेक्ट में दी है। गवर्नमेंट ने यहां पर एनी अदर पर्सन को डिफाइन कर दिया है, ठीक है। किस तरीके से पढ़ लेते हैं देखिए, और ये जो पॉइंट है देखिए मई 2022 के एग्जाम में भी एप्लीकेबल था और नवंबर में भी है, तो वहीं से ये अमेंडमेंट कॉन्टिन्यूसली आ रही है। सीबीटीटी हैज स्पेसिफाइड दैट एनी अदर पर्सन शैल बी द पर्सन अपॉइंटेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और यहां पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, जो कि आप कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं। फॉर डिस्चार्जिंग द ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ एन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल or a liquidator as the case may be under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 and the rules and regulations made there under। मतलब यहां पर एनी अदर पर्सन आपका कौन अपॉइंट कर रहा है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और ये किसको अपॉइंट कर सकती है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, या फिर लिक्विडेटर को। अब ये तीनों क्या होते हैं, जब आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये देखिए आप लॉ में पढ़ेंगे, और लॉ में भी कहां पर, जब आप सीए फाइनल का लॉ पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखिए ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कोड है और एग्जाम में 10 से 12 नंबर की वेटेज रखता है सीए फाइनल में, तो वहां पर ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इंटरिम, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और लिक्विडेटर क्या होते हैं। आपको सिर्फ इतना ही यहाँ पर इंटर के लेवल पर देखना है। तो ये थी देखिए आपकी अमेंडमेंट्स जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। इन सभी अमेंडमेंट्स को नोट करके रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच। आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारी नवंबर 2022 के अटेम्प्ट के लिए जो जीएसटी के अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं उनके ऊपर। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम के अंदर काफी रेलेवेंट है ये, ठीक है। तो वन बाय वन हम सभी चैप्टर्स के अंदर आई हुई अमेंडमेंट्स को साथ में डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट हमारी है सप्लाई अंडर जीएसटी टॉपिक की। तो इसमें देखिए आपने एंट्री नंबर 7 पढ़ी थी शेड्यूल 2 के अंदर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A में, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स टू अ मेंबर देयर ऑफ फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशंस। क्या मतलब था कि अगर देखिए अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस कौन होती हैं, देखिए ऐसी एसोसिएशंस जो सेम ऑब्जेक्टिव के लिए काम करती हैं और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करवा रखा, जैसे कि आपकी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस होती हैं। अलग अलग कॉलोनीज में देखिए लोग साथ में मिलकर उस कॉलोनी का भला करने के लिए, कॉलोनी में कुछ काम करने के लिए, ताकि सभी लोगों को उसका फायदा हो, आरडब्ल्यूए बना लेते हैं। तो ऐसे आरडब्ल्यूए अगर अपने कॉलोनी में रहने वाले मेंबर्स को कोई गुड्स प्रोवाइड करते हैं कैश पेमेंट के अगेंस्ट में या कोई और दूसरे वैल्यूएबल कंसिडरेशन के अगेंस्ट में, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाता है, ठीक है। ये आपका पुराना लॉ था। इसमें एक एग्जांपल भी दिया जाता था, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ संस्कृति सोसाइटी सप्लाइज एयर कंडीशनर टू इट्स मेंबर्स एट अ कंसेशनल प्राइस। जैसे कि एक देखिए आरडब्ल्यूए है जिसका नाम संस्कृति सोसाइटी है, ठीक है। अब ये अपने मेंबर्स को, जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, उनको कंसेशनल रेट्स पर देखिए एयर कंडीशनर्स प्रोवाइड कर देते थे। तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स की डेफिनेशन में
आता था। अब गवर्नमेंट ने सेम इसी चीज को, ट्रीटमेंट तो ठीक रखा, वही रखा, बस इसको लिखने का तरीका बदल दिया है। क्या कर दिया है मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, अब इस पॉइंट की जगह पर क्या लिख दिया गया है, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूटेंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है कि इन फ्यूचर पेमेंट की जाएगी, और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशंस, अगर कोई एक्टिविटी की जाती है या कोई ट्रांजैक्शन की जाती है, ठीक है, किसके द्वारा, देखिए, टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूटेंट्स, मेंबर्स के लिए या जिन लोगों ने इसको बनाया है उनके लिए, तो वो सप्लाई ऑफ जीएसटी के अंदर आएगा, उसको सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। देखिए पहले और इस पॉइंट में चेंज क्या आ गया है कि पहले यहां पर दो ही बातें बताई गई थी कि अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या बॉडी ऑफ पर्सन सप्लाई कर रहा था, लेकिन अब यहां पर लॉ मेकर्स ने वर्ड अ पर्सन ऐड कर दिया है, और जब हम पर्सन वर्ड यहां पर लिख देते हैं तो इसके अंदर देखिए आपके एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, RWA या कोई भी व्यक्ति आ जाता है, ठीक है। अदर देन इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल के अलावा कोई भी, ठीक है, जो अपने मेंबर्स को या अपने बनाने वालों को कोई गुड्स की सप्लाई करता है या सर्विस की सप्लाई करता है, तो वो सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। पहले ये चीज पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाती थी, तो इस अमेंडमेंट के आने से देखिए, दिस अमेंडमेंट ब्रिंग्स दिस सर्टेनिटी दैट सेड एक्टिविटी और ट्रांजैक्शंस आर कवर्ड विद इन द स्कोप ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी एंड एंश्योर्स द लेविबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सच एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस। मतलब अब इस तरीके की एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस को सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। तो देखिए यहां पर आप ये चीज कह सकते हैं कि अगर मेंबर्स को या कॉन्स्टिट्यूटेंट्स को सर्विस प्रोवाइड की जा रही है एक पर्सन के द्वारा, तो पर्सन और मेंबर्स को डिस्टिंक्ट पर्सन माना गया है, मतलब उन्हें अलग अलग समझा गया है। पहले क्या होता था कि पहले कई बार देखिए कुछ जजमेंट्स थी जिसकी वजह से ये चीज ट्रीट किया। सपोज अगर कोई RWA है और वो अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रही है या कोई गुड्स सप्लाई कर रही है, तो उस सिचुएशन में क्या कह देते थे कि मेंबर्स और RWA सेम है और कोई अपने आप को सप्लाई प्रोवाइड करके प्रॉफिट नहीं गेन कर सकता। तो कई बार देखिए जजमेंट्स को कोट करके इसे सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर कर दिया जाता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्लियरली ये चीज इस अमेंडमेंट के थ्रू बता दी है कि इस केस में हम इसे सप्लाई ट्रीट करेंगे। तो ये था देखिए आपका अमेंडमेंट सप्लाई अंडर जीएसटी की। अब हम नेक्स्ट अमेंडमेंट पे चलते हैं जो कि रिलेट करती है हमारे चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर से। आपका जो सेकंड चैप्टर है, तो इसके अंदर देखिए आपने पढ़ा था कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर जो कि आइसक्रीम की मैन्युफैक्चरिंग करता है, देखिए अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको, पान मसाला, ऑल गुड्स दैट इज टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्सटीट्यूट, जो कि देखिए इस हेड के अंदर आते हैं। ये सब याद करने की जरूरत नहीं आपको, आप ये चीज याद कीजिएगा। एरेटेड वाटर, तो ये कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखिए 1 अप्रैल 2022 से गवर्नमेंट ने इसके अंदर कुछ चीजें और ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स और फ्लाई ऐश एग्रीगेट विद 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ये क्या होती हैं, देखिए इस तरीके की जो ग्रे कलर की ये ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं, इनको फ्लाई ऐश ब्रिक्स कहते हैं। इसी तरीके से बिल्डिंग ब्रिक्स जो आप यहां पर देख रहे हैं, रूफिंग टाइल्स, ये आप देखिए इस तरीके की आपने टाइल्स देखी होंगी कई जगह पर घरों के ऊपर छतों पे लगती हैं, ठीक है। ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और सिलिशियस अर्थ, ये क्या होते हैं, देखिए ये सब जो आइटम्स हैं ये ईंटें बनाने के लिए यूज की जाती हैं। तो इन ईंटों को भी, अब ब्रिक्स को भी इसके अंदर रख दिया गया है। मतलब अगर इनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है कोई पर्सन, तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता। पहले सिर्फ ये 4 चीजें थी, अब इसके अंदर ये चीजें भी ऐड कर दी गई हैं। तो अगर कोई सप्लायर इनकी मैन्युफैक्चरिंग करता है तो वो देखिए कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता, जो कि आपने सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड 2 के अंदर पढ़ी है, ठीक है, बहुत सिंपल। इसके बाद देखिए हमारी नेक्स्ट अमेंडमेंट आती है एग्जेम्पशन चैप्टर के अंदर की, चलिए उसको भी देख लेते हैं साथ साथ। क्या आपने पढ़ा था यहाँ पर कि अगर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट को रिलेटेड टू पंचायत फंक्शंस और म्युनिसिपल फंक्शंस, और सर्विस का मतलब यहाँ पर प्योर सर्विसेज है, गुड्स की सप्लाई नहीं है, तो वहां पर देखिए इस गवर्नमेंट शब्द के अंदर गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को हटा दिया गया। मैं आपको देखिए इसका स्टडी मैट से देखिए दिखा देता हूं कि इस तरीके से पहले लिखा जाता था कि अगर देखिए प्योर सर्विसेज प्रोवाइड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन एंट्रस्टेड टू पंचायत, म्युनिसिपैलिटी फंक्शंस, तो इसके अंदर गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी भी आते थे, लेकिन अब इन दो चीजों को हटा दिया गया। मतलब अगर देखिए गवर्नमेंट अथॉरिटी को या गवर्नमेंट एंटिटी को ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो एग्जेम्पशन
नहीं मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा कि गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी का मतलब क्या है। देखिए गवर्नमेंट एंटिटी या गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर 100% जो है शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास नहीं होती, पब्लिक का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि पब्लिक के इन्वॉल्वमेंट के साथ जो एंटिटी है उसे गवर्नमेंट एंटिटी या अथॉरिटी कहा जाएगा। एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आया तो मोस्ट प्रोबेबली आपको बताएगा कि गवर्नमेंट अथॉरिटी है या फिर गवर्नमेंट एंटिटी। एक चीज इसके अंदर और आई है कि अगर आपने यहां पढ़ा था सर्विसेज टू गवर्नमेंट अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय गवर्नमेंट, तो अब यहां पर इस टोटल को हटा दिया गया है। पहले क्या था कि सारा का सारा खर्चा अगर गवर्नमेंट बियर कर रही है तभी एग्जेम्प्ट होती थी, लेकिन अब देखिए क्या कह दिया गया है, इक्वल्स टू और मोर देन 75% ऑफ द एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट। मतलब 75% या इससे ज्यादा खर्चा अगर गवर्नमेंट देखिए बियर कर रही है तभी ये एग्जेम्पशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। वेरी सिंपल। इसी के साथ साथ यहां पर देखिए जो ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी आप गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को कंसिडर करेंगे। तो ये थी देखिए आपकी फर्स्ट अमेंडमेंट एग्जेम्पशन चैप्टर की। अब हम इसके बाद बात करते हैं सेकंड अमेंडमेंट की। तो देखिए पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस थी जिसमें आपने पढ़ा था मीटर कैब्स, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा या फिर स्टेज कैरेज अदर देन एयर कंडीशन स्टेज कैरेज या फिर नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस नॉट फॉर टूरिज्म चार्जेस प्लस अदर देन टैक्सी कैब। यहाँ पर अगर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी जा रही है तो वो एग्जेम्प्ट थी। लेकिन देखिए अगर आप ये जो सर्विसेज ले रहे हैं, ये तीन जो यहाँ पर कैटेगरी बताई गई है आपकी, ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड, ये सर्विसेज आप किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ले रहे हैं। सपोज आपने ओला या उबर के थ्रू कैब बुक करी, ठीक है, तो आपको ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, मतलब वहां पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। ठीक है। इसी तरह स्टेट कैरेज अदर देन एयर कंडीशनड स्टेट कैरेज है, आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू इनकी सर्विस के लिए बुकिंग करी, वहां पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। यही चीज देखिए यहाँ पर बता दी गई है कि यहाँ पर पॉइंट बी और पॉइंट सी के अंदर और यहाँ पर ये पॉइंट ई, इन तीनों पॉइंट्स पे रिस्पेक्ट में अगर आपने देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज सप्लाई की जा रही हैं तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट अमेंडमेंट पे चलते हैं हमारी एग्जेम्पशन चैप्टर की। तो देखिए एक नई एग्जेम्पशन ऐड की गई है, सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू अ गुड्स कैरेज टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया ऑब्लिक कंटीजियस स्टेट्स। अगर देखिए नेशनल परमिट दिया जा रहा है गुड कैरेजेस ऑपरेट करने के लिए कि आप पूरी इंडिया के अंदर गुड कैरेजेस कर सकें, तो वहां पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा, ये एग्जेम्प्ट है। इसी के साथ साथ देखिए एक एग्जेम्पशन है जो गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर ली है। पहले आपने पढ़ा था कि देखिए इंडियन रेलवेज की जो कि आपकी रोलिंग स्टॉक एसेट्स होती हैं इंक्लूडिंग वैगन्स, कोचेस या लोकोज, इंजन होते हैं आपके, ये कोचेस आपको पता होगा जो डिब्बे होते हैं। वैगन्स आपके क्या होते हैं, जो आपके खुले हुए कोचेस होते हैं, आपने देखा होगा कोयला वगैरह जाता है जिन डब्बों के ऊपर, वो ऊपर से खुले होते हैं। उन कोचेस को अगर रेलवे देखिए लीज पे देता था तो वो एग्जेम्प्ट होता था। तो अब ये एग्जेम्पशन जो है वो विड्रॉ कर ली गई है, मतलब अब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अगर इंडियन रेलवेज देखिए अपनी ये असेट्स लीज पर देती है तो वो जीएसटी भी चार्ज करेगी। तो ये थी आपकी एग्जेम्पशन चैप्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके अंदर क्या अमेंडमेंट आई है, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए आपने रूल 36 सब रूल 4 पढ़ा था जिसके अंदर जितने इनवॉइसेज या डेबिट नोट्स अपलोड नहीं किए जाते हैं सप्लायर के द्वारा, उसके ऊपर हम एक्चुअल आईटीसी और 5% ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडेड इनवॉइसेज विच एवर इज लोअर क्लेम कर लेते थे। अब गवर्नमेंट ने क्या करा है, इस पॉइंट को हटा दिया है। उन्होंने क्या कहा कि जितने इनवॉइसेज अपलोड नहीं किए सप्लायर ने, उनके रिस्पेक्ट में आप कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो, आपका आईटीसी निल रहेगा। सर समझ में नहीं आया, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए सपोज आपका आईटीसी था 1 लाख रुपए का, ठीक है, और ये 1 लाख रुपए का आईटीसी 100 इनवॉइसेस के रिस्पेक्ट में था, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि हर इनवॉइस पे इक्वल आईटीसी था, तो यानी कि एक इनवॉइस पे करीब करीब 1000 रुपए का हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है। अब आप मान लीजिए कि 80 इनवॉइसेस अपलोड कर दिए गए थे, तो 80,000 रुपीज का आपको आईटीसी मिल जाता था, और जो 20 इनवॉइसेस अपलोड नहीं किए थे इनके रिस्पेक्ट में हम इस तरीके से आईटीसी क्लेम कर लेते थे। मतलब 80,000 का 5% निकाल दीजिए और इन 20 इनवॉइसेस के रिस्पेक्ट में उतना आईटीसी क्लेम कर लीजिए, ठीक है। 80,000 इंटू 5%। तो अब गवर्नमेंट ने ये चीज खत्म कर दी है, कहा कि अगर 20 इनवॉइसेस अपलोड नहीं किए सप्लायर ने तो आपको इनके रिस्पेक्ट में कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, मतलब सिर्फ अपलोडेड इनवॉइसेस के रिस्पेक्ट में ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। यही बात देखिए यहां पर लिखी गई है, मैं रीड कर देता हूं एक बार। आईटीसी कैन नाउ बी टेकन ओनली फॉर दोज इनवॉइसेस हुज डिटेल्स आर रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर टू बी। एग्जाम्पल एक छोटा सा देता हूं, देखिए ए बी
ये दो व्यक्ति हैं, ए हमारे सप्लायर हैं, बी हमारे रिसिपिएंट हैं। तो सप्लायर अपनी जब GSTR 1 फाइल करेगा तो रिसिपिएंट की GSTR 2B के अंदर, देखिए जब ये व्यक्ति, इसने अपनी सेल्स की डिटेल डालनी है यहाँ पर, तो जैसे ही ये बी का GST नंबर डालेगा तो बी की GSTR 2B में क्रेडिट रिफ्लेक्ट होने लगेगा। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है ITC लेने का कि यहाँ पर आपको क्रेडिट दिख जाएगा और आप फिर ITC क्लेम करते हैं। लेकिन अगर सप्लायर ने अपनी GSTR 1 में नहीं दिखाई आपको जो सेल की गई थी उसके द्वारा, तो क्या होगा कि ITC भी यहाँ पर नहीं आएगा, तो आपको ITC अब नहीं मिलेगा। तो देखिए, that is the respective supplier have filed the details of such invoices their GSTR 1 earlier ITC in respect of invoices debit notes not uploaded by the supplier in their GSTR 1 या IFF could be availed up to 5% of the eligible credit। पहले आप 5% तक ले सकते थे, लेकिन अब आप नहीं क्लेम कर सकते हो। ये चीज देखिए क्लियरली बता दी गई कि सिर्फ आप अपलोडेड इनवॉइसेस के रिस्पेक्ट में जो आपके GSTR 2B में शो कर रहा है, जो यहां पर शो करेगा, उसी का ITC ले सकते हो। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी अमेंडमेंट पे चलते हैं, रजिस्ट्रेशन चैप्टर की। क्या बताती है रजिस्ट्रेशन चैप्टर की अमेंडमेंट? तो देखिए, हमने पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन इंट्रा स्टेट गुड्स की सप्लाई करता है, सपोज मिस्टर ए है और ये दिल्ली के अंदर रजिस्टर है, ठीक है, और ये दिल्ली के अंदर ही सप्लाईज करते हैं, तो इनके लिए जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट रहेगी सेक्शन 22 ऑफ CGST एक्ट के हिसाब से वो 40 लाख रुपीस की लिमिट रहेगी। लेकिन अगर देखिए पर्सन एंगेज इन सप्लाई ऑफ आइसक्रीम, अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको, पान मसाला, टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्सटीट्यूट, इन सब चीजों की सप्लाई करते हैं, तो इनके लिए जो लिमिट हो जाएगी वो 40 लाख की नहीं होगी, 20 लाख रुपीस की होगी। 40 लाख की कब लगती है? जब आप इन गुड्स के अलावा दूसरे गुड्स को सप्लाई करते हैं। लेकिन अगर इन गुड्स की सप्लाई करेंगे तो गवर्नमेंट ने कहा कि हायर लिमिट 40 लाख की नहीं लगेगी, 20 लाख की रहेगी। अब इन आइटम्स की डिटेल में गवर्नमेंट ने ये देखिए 4 आइटम्स और ऐड कर दिए हैं, जो कि अभी आपने मेरे साथ कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर भी पढ़े थे कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन और रूफिंग टाइल्स। तो ये चीजें भी इसके अंदर ऐड कर दी गई हैं। मतलब यहां पर भी 40 लाख की नहीं लगेगी, 20 लाख रुपीस की लिमिट लगेगी अगर आप इन चीजों की सप्लाई करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल। नेक्स्ट हमारी अमेंडमेंट क्या है? आधार ऑथेंटिकेशन से। देखिए, पहले आपने पढ़ा था कि अगर आधार असाइन नहीं किया गया तो न्यू एप्लीकेंट्स के केस में ये प्रोसीजर हम लेते थे और एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स के केस में ये प्रोसीजर लिया जाता। अब ये पूरा प्रोसीजर हटा दिया गया है, आप इस पूरे प्रोसीजर को काट दीजिएगा। ठीक है, इसकी जगह नया प्रोसीजर आ गया है, वो मैं आपको ही बताने वाला हूं। इसको प्लीज अपनी नोट्स में से हटा दीजिएगा। ये चीज हमने टेक्स्ट में पढ़ी थी, सेम बातें हैं जो वहां पर हैंड रिटन नोट्स में आपने देखी। अब इसकी जगह नया क्या प्रोविजन आया है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, नया रूल 10B गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। आधार ऑथेंटिकेशन इज मैंडेटरी फॉर रजिस्टर्ड पर्सन। जो पर्सन देखिए रजिस्टर हो रहे हैं या रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है। ठीक है, इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर फॉलोइंग पर्पसेस। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराते हैं तो आप देखिए नीचे दी गई ये 3 चीजें नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर आप ये 3 चीजें करना चाहते हैं तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। कौन कौन सी 3 चीजें हैं ये? फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सपोज किसी का रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया, अब वो चाहता है कि ये कैंसिल ऑर्डर रिवोक कर दिया जाए, मतलब हटा दिया जाए, ताकि वो दोबारा से GST के अंदर काम कर सके, अपना बिजनेस आगे रन कर सके। तो अगर उसने आधार ऑथेंटिकेशन अपना नहीं कराया तो वो देखिए इसकी एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर आपको रिफंड क्लेम करना है GST का, अब देखिए ये एक ऐसी चीज है जो मेजॉरिटी ऑफ द सप्लायर्स करते हैं। अगर आपको रिफंड क्लेम करना है तो भी आपके लिए आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है। RFD 01 फॉर्म के अंदर देखिए हम अपना रिफंड क्लेम करते हैं, और अगर आपको ये रिफंड चाहिए तो आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। मतलब अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया तो आप अपना रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। किसी ने आउट ऑफ इंडिया गुड्स एक्सपोर्ट किए थे, ठीक है, अब उसे अपना रिफंड चाहिए तो वो भी अपना रिफंड क्लेम नहीं कर पाएगा अगर उसने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवा रखा। तो ये वो कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो आधार ऑथेंटिकेशन ना करवाने पर आपको झेलने पड़ सकते हैं, फेस करने पड़ सकते हैं। सर प्रोसीजर क्या है आधार ऑथेंटिकेशन का, ये भी बता दीजिए। तो अब जो गवर्नमेंट ने देखिए प्रोसीजर कर दिया है वो मैं आपको बता रहा हूं। जो आपने पीछे हैंड रिटन नोट्स देखे थे उसको हटाकर आपको ये चीज डालनी है अपने नोट्स के अंदर। क्या चीज बताई? इफ आधार नंबर इज नॉट असाइंड। अब न्यू एप्लीकेंट है तो क्या होगा, ओल्ड एप्लीकेंट है या रजिस्टर्ड एप्लीकेंट है तो क्या होगा, तो दोनों के लिए सेम चीज बता दी गवर्नमेंट ने। ठीक है, पहले वहां पे अलग अलग था, अब यहां पर सेम बातें हैं। क्या कह दिया कि इफ आधार इज नॉट असाइंड फॉलोइंग
आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नेमली हिज ऑब्लिक हर आधार एनरोलमेंट आईडी स्लिप। जब आप आधार के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको देखिए एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है जिसको हम आधार एनरोलमेंट आईडी स्लिप भी कहते हैं। तो आपको अपनी वो स्लिप गवर्नमेंट को देनी है, जीएसटी पोर्टल पे जाके डालनी है। इसके साथ साथ एंड, देखिए एंड लिखा हुआ है, क्या क्या देना है आपको, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ के साथ अपनी बैंक की पासबुक देनी है। वोटर आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखिए भारत का निर्वाचन आयोग है, जो उसने जो आपको वोटर आईडी कार्ड दिया है जो 18 साल के हो जाने पर आपको दिया जाता है ताकि आप वोट डाल सकें, वो देना है। या फिर पासपोर्ट दे दीजिए अपना, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जो लाइसेंस अथॉरिटी ने आपको इशू करके दिया है। मतलब एनरोलमेंट आईडी आधार की ये देनी है, और नीचे दी गई इन 4 चीजों में से कोई भी आप एक चीज दे सकते हो। ठीक है, देखिए और वर्ड लिखा हुआ है सबके साथ में। तो एनरोलमेंट आईडी मैंडेटरी है, इसके साथ इन चारों में से कोई भी एक चीज दे दीजिए। ठीक है, ये आपको अब प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, और आधार नंबर मिलने के विद इन 30 डेज आपको अपना आधार नंबर गवर्नमेंट को बताना है। देखिए, सच पर्सन शेल अंडरगो द ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ आधार नंबर। जब आपको आधार नंबर मिल जाएगा, अभी आपको एनरोलमेंट आईडी मिली थी, कुछ दिनों में आधार नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आपको आधार नंबर अलॉट हो जाता है, उसके 30 दिनों के अंदर आपको जीएसटी पोर्टल पे जाकर गवर्नमेंट को अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवाना है, मतलब आधार के बारे में डिटेल्स अपडेट करनी है। इसके बाद देखिए हमारा एक पॉइंट आता है, वैसे तो वो पॉइंट अमेंडमेंट से रिलेटेड नहीं क्योंकि पहले भी बुक में दिया गया था, लेकिन आधार जो है वो एक इंडिविजुअल को दिया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के केस में आधार किसका ऑथेंटिकेट किया जाएगा, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम यहाँ पे दे रहे हैं। देखिए, अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो प्रोप्राइटर का आधार देखिए ऑथेंटिकेट किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो किसी भी पार्टनर का। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का केस है तो कर्ता का आधार देखिए ऑथेंटिकेट किया जाएगा। इन केस ऑफ कंपनी, होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर के आधार को ऑथेंटिकेट किया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एनी मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और अ सोसाइटी और द ट्रस्टी इन द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इन केस ऑफ ट्रस्ट एंड द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। तो इन लोगों का देखिए आधार ऑथेंटिकेट किया जाएगा। तो ये था कि किस तरीके से किन लोगों का आधार ऑथेंटिकेट किया जाएगा, इसके ऊपर हमारी अमेंडमेंट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर अमेंडमेंट के। तो देखिए, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो आप एप्लीकेशन दोगे, अगर आपका जीएसटी नंबर देखिए कैंसिल कर दिया गया है और आप चाहते हो कि उसको दोबारा से इफेक्टिव कर दिया जाए, तो आप रिवोकेशन की एप्लीकेशन दोगे। तो आपके पास 30 दिनों का टाइम पीरियड होता है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर, आपको अप्लाई करना होता है। और अगर आपने 30 दिन के अंदर अप्लाई नहीं किया तो देखिए एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर 30 दिनों के लिए आपको एक्सटेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब और 30 दिनों के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद कमिश्नर के पास ये पावर होती है कि वो 30 मोर डेज के लिए इस पीरियड को एक्सटेंड कर दे। तो कहीं ना कहीं आपके पास देखिए 30 दिन के अंदर अप्लाई करना होता है और 30 + 30 60 दिन का एक्सटेंशन होता है, यानी कि 90 डेज आपके पास होते हैं। अब गवर्नमेंट ने देखिए यहाँ पर क्या किया है कि ये जो 60 डेज थे इसको खत्म कर दिया है। ठीक है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है जो भी आपने नीचे तक पढ़ी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर इन 30 दिनों के जो एक्सटेंशन पीरियड की बात की गई है एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर के द्वारा और कमिश्नर के द्वारा, इसको खत्म कर दिया गया है। क्या कह दिया गवर्नमेंट ने अब यहाँ पर कि देखिए, within such time period as extended by the additional commissioner or the joint commissioner or the commissioner as the case may be in exercise of powers provided under the proviso to section 30 subsection 1। मतलब एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और कमिश्नर अब अपनी मर्जी से देखिए कितना एक्सटेंशन उन्हें देना है, इस चीज को केस टू केस स्टडी करके डिसाइड करेंगे। जो 30 डेज की जो एक्सटेंशन दी जाती थी, अब गवर्नमेंट ने इसको खत्म कर दी पुरानी लॉ के हिसाब से। ठीक है, अब क्या है, जितना उन्हें ठीक लगेगा वो उतनी एक्सटेंशन आपको प्रोवाइड करेंगे। ये चीज देखिए फैक्ट्स पर बेस्ड है कि किस तरीके से आपके जो रीजंस हैं, आपने 30 दिनों के अंदर अप्लाई नहीं करा तो क्या रीजंस थे, उन रीजंस को एनालाइज करने के बाद ही ये एक्सटेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। जो टाइम पीरियड यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन था, अब इसको खत्म कर दिया गया है। तो हमने देखिए इस तरीके से पढ़ा था। तो आप अपने नोट्स के अंदर यहाँ से ये 30 डेज और ये 30 डेज वाली जो है कंडीशन, इसको हटा दीजिएगा। ये वही टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है जो आपने चार्ट की फॉर्म में देखा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आई अमेंडमेंट की। टैक्स इनवॉइस का हमारा चैप्टर है, इसके अंदर क्या अमेंडमेंट आई है। देखिए, ई इनवॉइसिंग जो है वो 20 करोड़ रुपीज की लिमिट लग जाती है। पहले आपकी ये 50 करोड़ हुआ करती थी, तो आप इसको फॉलो करेंगे ई इनवॉइसिंग के लिए। मतलब जिसकी टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के बाद से अगर आपकी टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा हुई तो आपको ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। देखिए इस तरीके का ई इनवॉइस होता है। अब ई इनवॉइस के बारे में अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप टैक्स इनवॉइस चैप्टर के अंदर देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट है देखिए एग्जेम्पशन फॉर ई इनवॉइसिंग के अंदर, कि गवर्नमेंट ने देखिए कुछ केसेस में एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर रखी है, मतलब आपको ई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है।
जिसमें आपके देखिए सबसे पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो यूनिट है वो आती है। हाँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट आती है, लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन का डेवलपर देखिए नहीं आता। ठीक है, अगर वो व्यक्ति जिसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपनी यूनिट लगाई है उसकी टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है तो उसको देखिए ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। लेकिन जो यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लोकेटेड है उस यूनिट के रिस्पेक्ट में ई इनवॉइस इशू नहीं किए जाएंगे, मतलब वो यूनिट ई इनवॉइस इशू नहीं करेगी। तो इसके अंदर देखिए इंश्योरेंस एंड बैंकिंग कंपनी आती है, जीटीएस सप्लाइंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड आता है, सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, सिनेमा हॉल्स आते हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट ने ऐड क्या कर दिया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटीज के लिए भी ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी नहीं है। उनको ये एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर दी गई है कि वो बिना ई इनवॉइस इशू किए अपना काम कर सकते हैं, चाहे उनकी टर्नओवर कितनी भी क्यों ना हो। ठीक है, तो ये एक छोटी सी अमेंडमेंट आपकी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ डायनेमिक क्विक रिस्पॉन्स कोड। गवर्नमेंट ने देखिए जो आपके डायनेमिक क्विक रिस्पॉन्स कोड होते हैं उसके रिस्पेक्ट में दो छोटी छोटी क्लैरिफिकेशंस दी हैं, जिनको हम अभी समझ लेते हैं एग्जांपल की मदद से। यहाँ पर उन्हीं चीजों को लिखकर बताया गया है। देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका ये, सेकंड पॉइंट आपका ये। अब इन दोनों पॉइंट्स में क्या चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर उसको कंसाइज करके लिखा गया है, एनी इनवॉइस इशू टू द पर्सन हैविंग अ यूआईएन शैल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड। देखिए अगर कोई पर्सन सप्लाई के अगेंस्ट में इनवॉइस इशू कर रहा है, किसको, जिसके पास यूआईएन है। देखिए एनी इनवॉइस इशू टू द पर्सन हैविंग यूआईएन, यूआईएन क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये किसको दिया जाता है, जैसे कि आपके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिनका काम क्या है सोशल वेलफेयर करना ग्लोबल लेवल पर। ठीक है, तो इनसे गवर्नमेंट टैक्स चार्ज नहीं करना चाहती, और अगर किसी सप्लायर ने टैक्स चार्ज कर लिया है तो ये रिफंड क्लेम कर सकते हैं, और इसी के लिए इनको यूआईएन दिया जाता है। तो अगर कोई सप्लायर इन्हें इनवॉइस इशू करता है तो वो देखिए डायनेमिक क्यूआर कोड की कंप्लायंस करेगा, मतलब इनवॉइस के ऊपर डायनेमिक क्यूआर कोड मेंशन करेगा, देगा। ठीक है, इसी के साथ सेकंड पॉइंट क्या बताया, देखिए अगर कोई सप्लायर किसी ऐसे रिसिपिएंट को इनवॉइस इशू कर रहा है अगेंस्ट सप्लाइजेस जो कि आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, और जो पेमेंट रिसीव की जा रही है सप्लायर के द्वारा, देखिए वो कन्वर्टेबल फॉरेक्स में है या फिर इंडियन रुपीज में है, तो इनवॉइस के ऊपर क्यूआर कोड का होना मैंडेटरी नहीं है, मतलब बिना क्यूआर कोड के भी आप इनवॉइस इशू कर सकते हैं। रीड कर लेते हैं एक बार, देखिए इन केसेस वेयर इनवॉइसेज इज इशूड टू अ रिसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। आप ऐसे रिसिपिएंट को इनवॉइस इशू कर रहे हो जो कि आउटसाइड इंडिया है, एंड द पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द सप्लायर इन कन्वर्टेबल फॉरेक्स। कन्वर्टेबल फॉरेक्स का क्या मतलब होता है, फॉरेन एक्सचेंज। देखिए अगर पेमेंट सपोज आपके पास डॉलर में आ रही है, या फिर पाउंड में आ रही है, या किसी भी दूसरी करेंसी में आ रही है, या फिर इंडियन रुपीज में आ रही है, आपको इनवॉइस के ऊपर डायनेमिक क्यूआर कोड दिखाना जरूरी नहीं है, आप बिना डायनेमिक क्यूआर कोड दिखाए भी इनवॉइस इशू कर सकते हैं। तो ये एक देखिए एग्जेम्पशन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दी सप्लायर को। तो देखिए यही दोनों बातें यहाँ पर फुल फ्लेज फॉर्म में दी गई हैं, आप रीड कर सकते हैं, एग्जाम्पल की मदद से समझा दिया गया है आपको। नेक्स्ट अमेंडमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट आपकी देखिए ई वे बिल के रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने रूल 138E के अंदर बताई है। क्या बताया है, पहले हम उसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर इस टेक्स्ट को भी एक बार देख लेंगे। देखिए एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, सपोज ये हमारे एक सप्लायर हैं मिस्टर ए, ठीक है, और ये रिसिपिएंट है मिस्टर आर, और ये भी एक सप्लायर हैं, आप इनको नाम दे दीजिए मिस पी। ठीक है, अब सपोज मिस्टर ए का जीएसटी सस्पेंड कर दिया गया, किसी भी कारण से इन्होंने नॉन कंप्लायंसेस करी, सपोज अपनी रिटर्न नहीं फाइल करी 2-3 महीने तक अपनी GSTR1 GSTR3, ठीक है, तो होगा क्या, इनका जीएसटी सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब इनके जीएसटी सस्पेंड होने से ये ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। सपोज अगर इन्होंने सप्लाइजेस प्रोवाइड करी मिस्टर आर को, तो यहां पर ये ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते थे। ठीक है, ऐसा होता था। इसके साथ साथ क्या होता था, सपोज इन्होंने इनवर्ड सप्लाइजेस ली, मिस पी से इन्होंने कुछ सप्लाइजेस ली। अब इस सिचुएशन में मिस्टर ए के लिए ये जो सप्लाइजेस दी जा रही हैं, ये किस तरीके की सप्लाइजेस हैं, ये इनके लिए इनवर्ड सप्लाइजेस हैं। ठीक है, अब अगर यहां पर मिस पी ई वे बिल जनरेट करना चाहती थी तो वो पहले इनका जीएसटी नंबर यूज करके ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकती थी। देखिए ई वे बिल के अंदर हमने पढ़ा है, अगर मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूं, देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका पार्ट ए और एक होता है आपका पार्ट बी। ये दो पार्ट होते हैं ई वे बिल के अंदर, और पार्ट ए के अंदर आपके सप्लायर और रिसिपिएंट, इसको एंड कीजिए, और जो भी आपने ट्रांजैक्शन करी है, वैल्यू, क्वांटिटी, रेट, इन सब चीजों के बारे में डिटेल्स होती थी। और पार्ट बी के अंदर
ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स होती थी। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज याद आ रही है। तो जब मिस पी ई वे बिल जनरेट करती थी तो उन्हें मिस्टर ए का भी यहाँ पे जीएसटीन डालना होता था, लेकिन क्योंकि इनका जीएसटीन सस्पेंड हो चुका है तो वो ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाती थी। अब इस सिचुएशन में ये तो काम अपना ठीक से कर रही है, इनको ई वे बिल जनरेट करने से क्यों रोक दिया जा रहा है? इनकी वजह से। तो इस चीज को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर किसी सप्लायर का जीएसटीन सस्पेंड कर दिया गया है तो एज अ ट्रांसपोर्टर और एज अ रिसिपिएंट इन केस ऑफ इनवर्ड सप्लाईज इसके जीएसटीन नंबर को यूज करके ई वे बिल जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, अगर सपोज ट्रांसपोर्ट के पर्पज से आप ले रहे हैं जीएसटी नंबर इनका तो ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को यहां पर देखिए बताया गया है, मैं रीड कर देता हूं। अर्लियर अ यूजर वाज नॉट एबल टू जनरेट ई वे बिल फॉर GSTIN if the said GSTIN was not eligible for e-way bill generation in term of rule 138E, और रूल 138 में देखिए ब्लॉक कर दिया जाता है आपके ई वे बिल जनरेशन को। ठीक है, इट इंप्लाइज दैट जीएसटीन ऑफ सच ब्लॉक्ड टैक्स पेयर कुड नॉट बी यूज्ड टू जनरेट द ई वे बिल नाइदर एज अ सप्लायर कंसाइनर नॉर एज अ रिसिपिएंट। अब जिस व्यक्ति का देखिए जीएसटीन ब्लॉक कर दिया गया है, आप ना ही एज अ सप्लायर उसके जीएसटीन को यूज करके ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं और ना ही रिसिपिएंट, मतलब अगर वो रिसिपिएंट है तो उस केस में भी पहले ई वे बिल जनरेट नहीं हो पाता था। अब इस चीज को गवर्नमेंट ने कैसे एड्रेस किया देखिए, सेड रूल हैज बीन अमेंडेड टू रिलैक्स सच रिस्ट्रिक्शन। ब्लॉकिंग ऑफ जीएसटीन फॉर ई वे बिल जनरेशन वुड ओनली बी फॉर डिफॉल्टिंग सप्लायर जीएसटीन। सिर्फ सप्लायर के जीएसटीन पर, जिस सप्लायर ने डिफॉल्ट किया है उसके जीएसटीन पर देखिए ब्लॉकेज लगेगी, एंड नॉट फॉर डिफॉल्टिंग रिसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर जीएसटीन। सस्पेंडेड जीएसटीन कैन नॉट जनरेट ई वे बिल एज सप्लायर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई यहां पर, अगर कोई जीएसटीन सस्पेंड कर दिया गया है तो एज अ सप्लायर वो ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकता। हाउएवर द सस्पेंडेड जीएसटीन कैन गेट द ई वे बिल जनरेटेड एज रिसिपिएंट और एज अ ट्रांसपोर्टर। अगर किसी जीएसटीन को सस्पेंड कर दिया गया है तो एज अ रिसिपिएंट और एज अ ट्रांसपोर्टर उस जीएसटीन को यूज करके ई वे बिल जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी इज ब्लॉक्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स। ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी कब रोकी जा रही है? सिर्फ जब मूवमेंट की जा रही है आउटवर्ड जब आप सप्लाईज दे रहे हैं ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर ई वे बिल जनरेशन एज पर रूल 138E। अब इस चीज को एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं जो आपके देखिए स्टडी मैट में दिया गया था, बहुत ध्यान से पढ़िए। मिस्टर ए, अ रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम इन दिल्ली हैज नॉट फाइल्ड फॉर्म GSTR1 फॉर लास्ट 2 months। मिस्टर ए ने अपनी GSTR1 देखिए 2 महीने से फाइल नहीं करी। मिस्टर बी, हरियाणा, अ रेगुलर रिटर्न फाइलर, wants to generate an e-way bill for goods to be supplied to मिस्टर ए। देखिए मिस्टर ए दिल्ली के रजिस्टर्ड सप्लायर हैं, इन्होंने 2 महीने तक अपनी GSTR1 नहीं फाइल करी। ठीक है, और मिस्टर बी हरियाणा के हैं। अब आप यहां पर इसको बड़े ध्यान से और आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब मिस्टर ए ने देखिए अपनी 2 महीने से रिटर्न फाइल नहीं करी तो इनका जीएसटीन सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो क्या सिचुएशन हुई यहाँ पर कि मिस्टर बी जो कि हरियाणा में है और अपनी रिटर्न टाइमली फाइल कर रहे हैं, ये चाहते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ सप्लाईज दी है मिस्टर ए को ई वे बिल जनरेट करना, लेकिन क्योंकि इनका जीएसटीन सस्पेंड हो गया तो ये ई वे बिल जनरेट नहीं कर पा रहे। एज पर अर्लियर पोजीशन ऑफ लॉ मिस्टर बी वुड नॉट हैव बीन एबल टू जनरेट ई वे बिल विद मिस्टर एज जीएसटीन। पहले क्या होता था पुराने लॉ के हिसाब से कि मिस्टर ए के जीएसटीन को यूज करके ये ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाते थे। इस सिचुएशन को गवर्नमेंट ने अमेंड किया, एड्रेस किया। देयर विल बी नो लॉन्गर मोर रिस्ट्रिक्शन इन जनरेटिंग ई वे बिल एज मिस्टर बी who is making outward movement of good is a regular return filer। मिस्टर बी क्योंकि रेगुलरली अपने रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इनका जीएसटीन सस्पेंड नहीं हुआ तो मिस्टर ए के जीएसटीन को यूज करके ये ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। मिस्टर ए wants to generate an e-way bill in respect of an outward supply of goods to Mr. H, e-way bill generation is blocked। सपोज मिस्टर ए अगर ई-वे बिल जनरेट करना चाहते हैं आउटवर्ड सप्लाईज के रिस्पेक्ट में, इन्होंने मिस्टर एच को दी जो की, तो यहां पर ई-वे बिल आप जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर किया जा सकता है एज इट इज एन आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ मिस्टर ए हु हैज नॉट फाइल्ड GSTR1 फॉर पास्ट 2 months। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पिछले 2 महीनों से अपनी रिटर्न नहीं भरी है, जीएसटी इनका भी सस्पेंड कर दिया गया है, तो ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी देखिए एक अमेंडमेंट जो कि इंपॉर्टेंट थी, एग्जाम्पल से आपने इसको समझा, अब आप इसको रीड करके इस चीज को नोट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट अमेंडमेंट पर जो कि हमारी है चैप्टर पेमेंट ऑफ टैक्स से, बहुत इंपॉर्टेंट, और आपकी जीएसटी की देखिए ये लास्ट अमेंडमेंट है, बहुत ध्यान से समझ लेते हैं इसको भी, बहुत सिंपल है। क्या कहती है ये अमेंडमेंट? तो देखिए गवर्नमेंट ने रूल 86
ए के अंदर एक अमेंडमेंट दी। क्या अमेंडमेंट दी? गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जो आईटीसी है वो यूज नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते? अगर देखिए कमिश्नर के पास या ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय कमिश्नर, इन दो व्यक्तियों के पास रीजनेबल बिलीव्स हैं कि आपने कुछ गड़बड़ करी है, तो आपको आईटीसी जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा है उसको यूज नहीं करने दिया जाएगा। बीन फ्रॉडलेंटली अवेल्ड और इज इनएलिजिबल मे नॉट अलाउ डेबिट ऑफ एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू सच क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पे करने के लिए उस सिचुएशन में आप आईटीसी का यूज नहीं कर सकते हो। अगर देखिए रीजनेबल बिलीफ है कमिश्नर के पास या उस ऑफिसर के पास जिसको कमिश्नर ने ऑथोराइज किया है कि आपने आईटीसी फ्रॉडुलेंटली लिया है या वो आईटीसी के लिए आप इनएलिजिबल थे, एलिजिबल नहीं थे। और यहां पर जो ऑफिसर ऑथोराइज्ड किया जाएगा देखिए वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर होगा और इसके पास देखिए रीजनेबल बिलीव्स होने चाहिए दैट आईटीसी अवेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज आइदर इनएलिजिबल और हैज बीन फ्रॉडुलेंटली अवेल्ड। जो आपने आईटीसी लिया है अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखाया है, ठीक है, वो या तो आपने गलत तरीके से लिया है, फ्रॉडुलेंटली लिया है, या वो इनएलिजिबल आईटीसी था लेकिन आपने दिखा दिया है। बिफोर डिसअलाउइंग द डेबिट ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द सेड रजिस्टर्ड पर्सन अंडर रूल 86A, ठीक है। तो ये जो रीजनेबल बिलीफ होंगे गवर्नमेंट ने यहां पर इनको भी डिफाइन किया है कि कौन कौन से वो ग्राउंड्स हैं जिसके बिहाफ पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जो क्रेडिट पड़ा है उसको लेने से रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए द रीजन फॉर सच बिलीव मे बी बेस्ड ऑन वन और मोर फॉलोइंग ग्राउंड्स। नीचे जो आपको 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, इन 5 पॉइंट्स के बेसिस पर देखिए कमिश्नर या फिर जिस ऑफिसर को ऑथोराइज किया गया है जो कि असिस्टेंट कमिश्नर की रैंक से बिलो का नहीं होना चाहिए, वो आईटीसी यूज करने से आपको रोक सकता है। तो वन बाय वन हम इन 5 चीजों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहली चीज क्या है? द क्रेडिट इज अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द इनवॉइसेज और डेबिट नोट issued by a supplier who is found to be non-existent or is found not to be conducting any business from the place declared in registration। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि देखिए अगर, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर सप्लायर नहीं है, मतलब देखिए who is found to be non-existent मतलब सप्लायर एग्जिस्टेंस में ही नहीं था, तो आप आईटीसी कैसे ले सकते हो? आपने मतलब झूठे इनवॉइसेस दिए हैं या फिर सप्लायर एग्जिस्टेंस में था लेकिन जिस जगह से सप्लायर ने रजिस्ट्रेशन लेते टाइम कहा था कि वो बिजनेस रन करेगा वहां से वो बिजनेस रन नहीं कर रहा, तो देखिए ये आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो क्रेडिट है उसको यूज करने नहीं देंगे, ठीक है। क्या नहीं है? सप्लायर नहीं है या फिर प्लेस से रजिस्ट्रेशन लिया गया था उस प्लेस से सप्लायर अपना काम नहीं कर रहा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? वेरी सिंपल। नेक्स्ट में क्या बताया? द क्रेडिट इज अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन इनवॉइसेज और डेबिट नोट्स विदाउट एक्चुअली रिसीविंग एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ। आपने गुड्स या सर्विसेज रिसीव ही नहीं करे, सिर्फ बोगस इनवॉइसेज बनवा लिए और उन इनवॉइसेज के अगेंस्ट में आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप आईटीसी नहीं ले सकते, हम आईटीसी फ्रीज कर देंगे। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? The credit is availed by the registered person on invoices or debit note, the tax in respect of which has not been paid to the government। क्या मतलब है? छोटा सा एग्जांपल, ये हमारे सप्लायर है मिस्टर ए, ये हमारे रिसिपिएंट है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने देखिए सप्लाईज प्रोवाइड करी, मिस्टर बी ने पेमेंट करी। पेमेंट के अंदर 2 चीजें होती हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई और जीएसटी का अमाउंट। अब ये जो सप्लायर है इन्होंने ये टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करा, ठीक है। तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं किया तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? हम आपका आईटीसी भी ब्लॉक कर देंगे, रिसिपिएंट इस ट्रांजैक्शन पर आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। यही बात यहां पर बताई गई है, ठीक है। ऑन इनवॉइसेज और डेबिट नोट्स द टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच हैज नॉट बीन पेड टू दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया गया। इसके बाद क्या बताया? द रजिस्टर्ड पर्सन क्लेमिंग द क्रेडिट इज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंस। भाई जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं जो आईटीसी क्लेम कर रहा है, ठीक है। और इज फाउंड नॉट टू बी कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम द प्लेस डिक्लेयर्ड इन रजिस्ट्रेशन। आपने जो प्लेस डिक्लेयर किया था रजिस्ट्रेशन लेते टाइम उस प्लेस से रिसिपिएंट काम ही नहीं कर रहा है या फिर रिसिपिएंट ही नहीं है, ठीक है, तो आईटीसी आपको नहीं लेने दिया जाएगा। अब देखिए यहां पर मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर रिसिपिएंट ही गायब हो गया तो आईटीसी क्लेम कौन करेगा? तो देखिए सपोज अगर आपने एक नकली ऑर्गेनाइजेशन बना ली जो सिर्फ पेपरों पे एग्जिस्ट करती है लेकिन कोई बिजनेस नहीं कर रही, तो एक्चुअल में तो उसकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट कह रही है कि रिसिपिएंट नहीं है तो वहां पर आईटीसी हम नहीं लेने देंगे रिसिपिएंट को। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्या है? द क्रेडिट इज अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन विदाउट हैविंग एनी इनवॉइस और डेबिट नोट और एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर इट।
कह रहे हैं कि आप क्रेडिट लेना चाहते हो लेकिन आपके पास इनवॉइस नहीं है, डेबिट नोट नहीं है। तो ये चीज तो आपने देखिए पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में पढ़ी थी। सबसे पहली कंडीशन थी हमारी कि आपके पास अगर आप आईटीसी लेना चाहते हैं तो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और अगर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप आईटीसी भी नहीं ले पाओगे। वही बात यहां बता दी गई है कि अगर आपके पास इनवॉइस या डेबिट नोट नहीं है, ठीक है, या कोई और दूसरा वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम आपको आईटीसी लेने नहीं देंगे। तो देखिए ये वो 5 चीजें थी। इतना रेलेवेंट नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन हो सकता है कि वो आपसे एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन इस पर पूछ ले। तो देखिए ये थी वो सारी अमेंडमेंट्स जो जीएसटी से रिलेटेड है नवंबर 2022 एग्जाम के लिए। अच्छे से नोट्स बनाकर इसको प्रिपेयर कीजिए। आधार ऑथेंटिकेशन वाला पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है, आईटीसी वाला यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ई वे बिल का इंपॉर्टेंट है, ये कुछ है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको देखते हुए प्लीज इन सभी चीजों को नोट कीजिए और रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच।